हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अपने मुस्लिम लॉ को पूरा कवर करेंगे। चाहे वो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ हो, निकाह हो, डिवोर्स हो, वक्फ के बारे में पढ़ना हो, सभी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड वो सभी करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलती है और हमें सारी जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से हो, उनको पूरी तरीके से पूरा करते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम लॉ को। सबसे पहले देखिए, मुस्लिम लॉ के अंदर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को। जब हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो हमें इस सोर्स वर्ड का मतलब समझना ज़रूरी है कि सोर्स का मतलब क्या होता है। सोर्स मतलब होता है कि कहाँ से हमें वो चीज़ मिली, हमें कहाँ पे वो चीज़ पाई जाती है और वो हमको अवेलेबल कराई गई। तो अगर हम देखें तो मुस्लिम लॉ को हमने जो उसके सोर्सेज हैं उसको दो कैटेगरीज में स्पेसिफाई किया। हमने कहा इसके दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी सोर्स है और दूसरा सेकेंडरी सोर्स है। फर्स्ट जो है वो प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स जिसको हम शहरिया सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चार तरीके के सोर्सेज आते हैं, 4 टाइप ऑफ सोर्सेज आते हैं प्राइमरी सोर्स के अंदर। वो कौन कौन से हैं उनको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कुरान, जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है इन मुस्लिम लॉज। अब देखिए, कुरान या कुरान बोलते हैं कई लोग इसको, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। पॉइंट के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से अगर हम देखें और इम्पॉर्टेंस के हिसाब से भी देखें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। और यहाँ पे क्या था कि जैसे जब जो मोहम्मद प्रॉफिट थे वो एक गुफा के अंदर गए थे जहाँ पे एंजल ग्रेबलिन ने, जो अल्लाह ने जो भी उनको बातें बोली थी, जो भी मैसेजेस थे गॉड के, वो सभी मैसेजेस कुरान के अंदर नोट किए गए थे। तो वो जो है सबसे प्राइमरी सोर्स बना कुरान का। अब अगर इसके फीचर्स देखें कुरान के, ये जो सोर्स ऑफ लॉ है ये क्या क्या है। एक तो ये डिवाइन ओरिजिन है क्योंकि इसके पीछे अल्लाह है, गॉड है। ठीक है, ये फर्स्ट सोर्स है, सबसे पहला सोर्स है ये। और ये वर्स की फॉर्म में है, इसके अंदर वर्सेस की तरह दिए हुए हैं। और ये एडमिक्सचर है रिलीजियन लॉ का और मॉरलिटी का। और ये अनचेंजेबल एंड अथॉरिटेटिव है, जो बातें इसमें बोल दी गई वो अनचेंजेबल है और अथॉरिटेटिव है, एक अथॉरिटेटिव फॉर्म में बोली गई है कि आपको वो बातें करनी है। तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है सुन्ना। सुन्ना को हम अहादीस बोलते हैं, मतलब कि जो प्रॉफिट थे उनके जो ट्रेडिशंस थे, जो भी चीज़ वो करते थे, जो भी चीज़ें उन्होंने कहीं या जो भी ट्रेडिशंस उन्होंने फॉलो किए, उनको हमने सुन्ना कहा। मतलब कि जो बातें उन्होंने कुरान में नहीं लिखी, उनके अलावा जो भी चीज़ें उन्होंने फॉलो करी अपनी लाइफ में, उनके जो भी चीज़ें उनको फॉलो करी, उनको हमने एक तरीके से ट्रेडिशंस मान लिए और उनको फॉलो किया। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। उसके बाद आता है इज्मा। ये क्या है? यूनैनिमस डिसीजंस ऑफ जूरिस्ट। जब कुरान या फिर जो सुन्ना है वो सब जो जिन चीज़ों के बारे में नहीं बता पाए, तो उन्होंने क्या, तब उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए जो भी जूरिस्ट हैं उन्होंने अपने कॉन्करेंट ओपिनियंस रखे उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें पहले से नहीं बताई गई थी और नए लॉज बनाए। तो मतलब कि एक तरीके से ये जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया अपने कंसेंसस बना के, मतलब कि सहमति से, जो भी जूरिस्ट थे, मुस्लिम जूरिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया? इज्तिहाद। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इज्तिहाद। जहाँ पे वो अपने कंसेंसस से कोई लॉज बनाते हैं और इसके पीछे अपने रीजंस देते हैं। बिना रीजंस के या बिना किसी बेस के जूरिस्ट ने कोई भी लॉज नहीं बनाए। उसके पीछे उनका एक रीज़न होता है कि इस चीज़ को इस तरीके से क्यों किया जाएगा। इसको हमने क्या बोला? इज्मा बोला। और चौथा और आखिरी प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ कौन सा है? कियास। क्या नाम है? कियास। कियास मतलब कि एनालिटिकल डिडक्शंस। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सोसाइटी के सामने जिसके ऊपर ना ही कुरान में कुछ बोला गया, ना ही सुन्ना में कोई चीज़ है, ना ही इज्मा में कोई चीज़ दी गई, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? कियास लगाए जाते हैं। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी को, उनको कंपेयर किया जाता है सिमिलर प्रॉब्लम से जो कि इन टेक्स्ट के अंदर दी गई हैं, कुरान, सुन्ना या इज्मा के अंदर, और फिर उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, एक तरीके से कियास लगाया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल डिडक्शन।
तो ये हमारे 4 प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हो गए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी के ऊपर। सेकेंडरी भी अगर आप देखोगे तो 4 तरीके के हैं। सबसे पहले आता है कस्टम्स। जिसको हम उर्फ या तामूल भी बोलते हैं। मतलब कि जो कस्टम्स और यूसेजेस अरब जो कंट्री थी वहां पे जो यूज होते थे और जिनको प्रॉफिट ने मतलब कि मना नहीं किया कि इनको फॉलो नहीं करना, वो क्या बने, कस्टम्स बने। मतलब कि जो अरब कंट्री के अंदर कस्टम्स एंड यूसेज थे और जिनको एबोलिश नहीं किया गया प्रॉफिट के द्वारा, तो उनको ये मान लिया गया कि वो सैंक्शन किए गए हैं जूरिस्ट के द्वारा उनके साइलेंस से, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। तो ये है फर्स्ट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। जब शरीयत एक्ट 1937 आया, जो कि मुस्लिम्स के ऊपर, जितने भी मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, इस एक्ट ने जितने भी कस्टम्स थे उनको एबोलिश कर दिया मुस्लिम लॉ के। लेकिन कुछ अभी भी कस्टम्स एप्लीकेबल रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, चैरिटीज़ के ऊपर, या फिर रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स के ऊपर। इसी वजह से हम वक्फ के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट सोर्स हुआ किसका, सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का। दूसरे आते हैं जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन मतलब कि जो कोर्ट ने, जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, जुडिशियल सिस्टम है, जो एक तरीके से अथॉरिटी है हमारी, उन्होंने जो डिसीजंस दिए और एक तरीके से जो प्रेसिडेंट्स बन गए उनको फॉलो किया जाता है आके। तो ये दूसरा सोर्स हो गया सेकेंडरी। तीसरा होता है लेजिस्लेशन। क्या होता है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब हम सब अच्छे से जानते हैं, मतलब कि जो जिसके ऊपर हमारे लेजिस्लेचर ने अलग से लॉ बनाया, जैसे कि मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937। इस तरीके के जितने भी एक्ट्स बनाए, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट जो बनाया, तो ये सब क्या है, लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं। और ये तीसरा सोर्स है मुस्लिम लॉ का। और चौथा सोर्स आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। तो मुस्लिम लॉ के अंदर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज का, जिसको हम बोलते हैं एक सोर्स ऑफ लॉ है कि हर व्यक्ति के साथ जस्टिस होनी चाहिए, एक जैसा बिहेव होना चाहिए, गुड कंसाइज के अंदर चीज़ें होनी चाहिए। तो ये भी एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 सोर्सेज आए, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में भी 4 सोर्सेज हैं और सेकेंडरी में भी 4 सोर्सेज हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ स्कूल्स आते हैं, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ जिनको हम बोलते हैं। तो अगर हम मुस्लिम लॉज में देखें तो बेसिकली जो मेन स्कूल्स हैं वो 2 ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। मेन कौन कौन से स्कूल्स हैं, मेन है सुन्नी और दूसरा है शिया। अब ये कैसे बने, इसके पीछे काफ़ी वास्ट हिस्ट्री है, उसको हम जब स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, और हमने एक वीडियो में कर भी रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये आगे फिर इनको भी नंबर ऑफ स्कूल्स के अंदर डिवाइड किया गया, सुन्नी और शिया का। ये बेसिकली जब जो इस्लामिक लीडरशिप थी, स्पिरिचुअल लीडरशिप थी, उसके अंदर जब प्रॉब्लम्स आई थी, उसी की वजह से ये दोनों अलग अलग स्कूल्स बने थे। ठीक है, अब देखिए सुन्नी जो है, सुन्नी को अगर हम आगे डिवाइड करें तो ये 4 और स्कूल्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से स्कूल, फर्स्ट आता है हनाफी, सेकंड है मलिकी, थर्ड है शेफई और फोर्थ है हनाबली। तो ये 4 तरीके के आगे क्लासिफिकेशन की गई सुन्नी स्कूल के अंदर, और इसी तरीके से शिया में भी आगे क्लासिफिकेशन की गई है। तो पहले हम इसको, जो सुन्नी स्कूल है, इसके अंदर जितने स्कूल्स हैं इनको समझते हैं कि ये किस हिसाब से बने हैं और क्या चीज़ें फॉलो होती हैं इनके अंदर। तो अब जो हनाफी स्कूल है, हनाफी स्कूल को समझते हैं हम। हनाफी स्कूल जो है, जो सुन्नी सेक्ट के अंदर आता है, ये इसके फाउंडर के नाम पे रखा गया। जो हनाफी स्कूल के फाउंडर थे, जिनका नाम क्या था, अबू हनीफा। क्या नाम था, अबू हनीफा, जो कि एक एमिनिएंट स्कॉलर थे अपने टाइम के, और अपने लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल लीगल थॉट्स के लिए जाने जाते थे। उनके जो भी रीजनिंग होती थी, अगर किसी चीज़ के पीछे रीजनिंग देते थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होती थी और उसके पीछे बहुत अच्छे लॉजिक्स होते थे। तो उन्हीं के जो चीज़ें आगे फॉलो हुई, उन्हीं के बेसिस पे इस स्कूल को क्या बोला गया, हनाफी स्कूल, जो आगे जिन लोगों ने इसको फॉलो किया।
दूसरा स्कूल कौन सा बताया था मैंने इसके अंदर सुन्नी सेक्ट में? मालिकी स्कूल। अब देखिए जो मलिकी स्कूल है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था? मलिक इबिन अनास। कहाँ पे? मदीना के अंदर। जो मदीना के मलिक इबिन अनास थे उनके द्वारा ये स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था। ये भी अपने टाइम के ग्रेट स्कॉलर थे और इन्होंने जो मलिकी स्कूल था इसके अंदर क्या चीज़ रखी कि जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी हमने पढ़ा ना सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर, तो इन्होंने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दी, बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया। जबकि जो हनाफी स्कूल अभी हमने पीछे पढ़ा था उसके अंदर क्या था? ट्रेडिशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सोर्स ऑफ लॉ नहीं दिया गया था। वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो थी या टेक्निकल लीगल थॉट थे उनको वेटेज दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा स्कूल कौन सा आता है? फर्स्ट हो गया हमारा हनाफी स्कूल, सेकंड हो गया मालिकी स्कूल, थर्ड आता है शेफई स्कूल, शाफई स्कूल। थर्ड आता है शाफई स्कूल। इसके फाउंडर कौन थे? अश शाफई। क्या नाम था? अश शाफई। ये भी अपने आप में एक एमिनिएंट स्कॉलर थे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के। उन्होंने कौन सा डॉक्ट्राइन डेवलप किया था अपने टाइम में? बगदाद और कैरो का जो डॉक्ट्राइन था इन्होंने डेवलप किया था, बगदाद और कैरो का। ये भी जो थे किसके ऊपर डिपेंड करते थे, या इनका जो स्कूल था उसके अंदर क्या चीज़ें फॉलो हुई? ट्रेडिशंस को ही इन्होंने एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना। लेकिन इन्होंने जो मालिकी स्कूल था उससे भी ज़्यादा डीप में जाके, मतलब कि इसको ज़्यादा इन्होंने एक तरीके से अथॉरिटेटिव माना, ट्रेडिशंस को ही एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। और जो भी जैसे लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल ऑर्डर होते थे, इन्होंने इसी चीज़ को, मतलब ट्रेडिशंस को अप्लाई करके बड़े बैलेंस वे में इन दोनों चीज़ों को साथ में चलाया। और इन्होंने इजमा को अप्रूव किया, मतलब कि जो सोर्स ऑफ लॉ है, न्यू लॉ है, और इन्होंने इसका स्कोप भी अपने आप में एनलार्ज किया, माना ही माना और साथ में एनलार्ज भी किया। मालिकी के अंदर थोड़ा सा नैरोर अप्रोच थी, इनकी थोड़ी सी वाइडर अप्रोच थी शाफी स्कूल में ट्रेडिशंस को लेके। और चौथा हमारे पास जो स्कूल आता है वो कौन सा है? हनबली स्कूल। हनबली स्कूल, इसके अंदर क्या आता है? ये जो फोर्थ और लेटेस्ट स्कूल है सुन्नी सेक्ट का, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? इब्न हनबल। क्या नाम है इनका? इब्न हनबल। तो ये जो थे ये भी क्या करते थे, जो इनका पेक्यूलर फीचर क्या था कि ये रिजिडली डिपेंड करते थे जो भी ट्रेडिशंस होते थे प्रॉफिट के, उनके ऊपर। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि जो हनाबल है वो एक तरीके से ट्रेडिशनिस्ट है। क्या किसको फॉलो करते हैं? ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जूरिश के अलावा। ये इतने ज़्यादा ट्रेडिशन के ऊपर, मतलब जो हनाबली थे, जो ये स्कूल के लोग थे, ये इतने ज़्यादा रिलाई करते थे ट्रेडिशंस के ऊपर कि इन्होंने जो बाकी सोर्सेज ऑफ लॉ थे जैसे कि इजमा हो गया या फिर कियास हो गया, इन्होंने इसको नेग्लेक्ट ही कर दिया और रिकॉग्नाइज किया इजमा को। सिर्फ जो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट्स हैं उन्हीं इजमा को रिकॉग्नाइज किया। और यहाँ पे इसलिए कोई भी प्राइवेट जजमेंट्स या ह्यूमन रीजनिंग को जगह नहीं दी गई हनाबली स्कूल के अंदर। तो ये हमने कौन से स्कूल को समझा? सुन्नी स्कूल को समझा। अब हम आते हैं शिया स्कूल के ऊपर। शिया स्कूल के अंदर भी आप इसी तरीके की क्लासिफिकेशंस देख सकते हो। तो अगर हम शिया स्कूल को समझें तो जो अली थे, जिनको बोला गया कि वो फर्स्ट इमाम है, और ये कौन सी कम्युनिटी ने बोला? अली जो है फर्स्ट इमाम है, शिया कम्युनिटी ने बोला। और इन्हीं को जो है एक्सेप्ट किया गया था कि ये स्पिरिचुअल हेड हैं कम्युनिटी के। और जब अली की डेथ हुई, जो कि बेसिकली जिनकी वजह से शिया स्कूल बना, जो फॉलो करते हैं शिया स्कूल को, जब इनकी डेथ हुई तो जो सेकंड और थर्ड इमाम बने वो कौन थे? हसन एंड हुसैन। हसन और हुसैन जो थे वो इन्हीं के बेटे थे, जो अली थे इनके बेटे थे हसन एंड हुसैन, और वही सेकंड एंड थर्ड इमाम बने, जिसकी वजह से आगे जो है नंबर ऑफ स्कूल्स डेवलप हुए। तो हम सबसे पहला स्कूल अगर देखें तो सबसे पहला स्कूल कौन सा आता है? इतना अशारिया स्कूल। पहला शिया स्कूल कौन सा है? इतना अशारिया स्कूल। इसको इमामिया स्कूल भी बोलते हैं। और अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम शिया हैं, जितने भी शिया के फॉलोअर्स हैं, शिया स्कूल के फॉलोअर हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, वो इतना अशारिया ही हैं। इस स्कूल के जो लोग थे जो इतना अशारिया को मानते थे, वो शुरू से ही क्या बिलीव करते थे कि
शुरू से ही कितने इमाम्स एग्जिस्ट करते हैं? अली के बाद 12 इमाम्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 12 इमाम्स, ठीक है, जो स्पिरिचुअल पावर्स को पजेस करते हैं, और जो भी चीज़ें इमाम्स के द्वारा आती हैं उनको लॉ मान लिया जाता है। अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है इतना अशारिया स्कूल का, वो ये है कि ये सिर्फ एक ऐसा स्कूल है जिसने मुत्ता मैरिज को रिकॉग्निशन दिया। अभी मुत्ता मैरिज क्या होती है हम इसको डिटेल में समझेंगे, जिसको हम टेम्परेरी मैरिज बोलते हैं, कि आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते, महीने, साल, जितने टाइम की आपकी मर्जी, आप उतने टाइम के लिए शादी कर सकते हो। तो यही एक स्कूल है जिसने इसको वैलिडिटी दी या रिकॉग्नाइज किया। अब ये जो इतना सारी स्कूल है ये भी आगे 2 सब सेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, अकबरी और उसूली। क्या नाम रखा गया? अकबरी, अच्छा आएगा, अकबरी और उसूली। ये आगे 2 और सेक्ट्स के अंदर सब सेक्ट्स बनाए गए इसके, इतना अशारिया स्कूल के अंदर। अब जो अकबरी था, जो ये वाला था, ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था, क्योंकि जो भी ट्रेडिशंस दिए गए थे इमाम्स को, उन्हीं को ये पूरी तरीके से फॉलो करता था। लेकिन जो उसूलीस थे, ये वाले जो थे, इन्होंने जो कुरान के टेक्स्ट थे इनको इंटरप्रेटेट किया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। जो भी डे टू डे लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती थी उसके साथ इन्होंने उसको कंपेयर करके अपने सॉल्यूशंस को निकाला। तो ये ऑर्थोडॉक्स था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं था, इन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखी। और ये जो इतना अशारिया स्कूल है, ये ज़्यादातर जो इतना अशारिया स्कूल के मुस्लिम्स होते हैं कहाँ कहाँ मिल जाते हैं आपको? ईरान में मिल जाएंगे, इराक, लेबनान, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। और इनकी जो अथॉरिटेटिव बुक है इतना अशारिया स्कूल की, उसका नाम क्या है? शरी उल इस्लाम। क्या नाम है? शरी उल इस्लाम। ठीक है, ये हमारा पहला स्कूल हो गया, किसके अंदर? शिया सेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम आए, जो सेकंड स्कूल आता है हमारा शिया सेक्ट के अंदर, उसका नाम है इस्माइला स्कूल। इस्माइलिया स्कूल, इस्माइलिया स्कूल। अब कुछ कारणों के कारण, अब देखिए ये स्कूल क्यों बना, जब पहले से स्कूल था, तो कुछ कारणों के कारण जो जफर सद्दिक थे, जो कि इस्माइल के एल्डेस्ट सन थे, उनको डिसइनहेरिटेड कर दिया गया। उनको एक तरीके से डिसइनहेरिटेड कर दिया गया, जो जफर सद्दिकी थे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ शियास थे उन्होंने उसको, जो कौन थे? जफर सद्दिक थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया अपना इमाम, क्योंकि उनको डिसइनहेरिटेड कर दिया गया। तो अब उन्होंने कहा कि अगर जो एल्डेस्ट सन है इस्माइल के, उन्होंने ही इसको डिसइनहेरिटेड कर दिया, तो फिर हम क्यों एक्सेप्ट करें इनको अपना इमाम। लेकिन कुछ शियास थे जो कि इतने मेजॉरिटी में नहीं थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया इस्माइल को एज अ 7th इमाम। ठीक है, उन्होंने इस्माइल को जो था 7th इमाम माना, और इनके हिसाब से सिर्फ कितने इमाम हैं, कितने इमाम एग्जिस्ट करते हैं? 7 इमाम एग्जिस्ट करते हैं। जो इतना अशारिया स्कूल वाले थे वो कितने बोलते थे? 12 बोलते थे। इन्होंने कितने इस्माइलिया बोले? कितने बोले? इमाम 7 इमाम्स बोले इन्होंने। और ये जो इस्माइलिया था, इस्माइल थे, इनको इन्होंने बोला कि ये 7th इमाम है, इसलिए जो लोग इसको फॉलो करते हैं इस्माइलिया को, उनको हम इस्माइलियाज या फिर 7ers भी बोलते हैं, क्योंकि 7 इन्होंने माना तो हम इसको 7ers भी बोल देते हैं कि सिर्फ 7 इमाम्स ही एग्जिस्ट करते हैं। और 7वें कौन थे? इस्माइल थे। और ये बात भी बोलते हैं कि इनके बाद भी, इस्माइल के बाद भी इमाम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को कंसील कर लिया, छुपा लिया दुनिया से। और इंडिया के अंदर मेनली 2 तरीके के ग्रुप पाए जाते हैं इसके अंदर। कौन से? खोजाज और बोहराज। खोजा जो थे, जो खोजाज मुस्लिम बने, वो ओरिजिनली हिंदूज ही थे, और जो बोहराज थे वो भी इस्लामियाज ही बोले जाते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है, जो इनका दूसरा ग्रुप है, उससे अलग हो गए थे किस समय? फतिमिद रजीम के दौरान। फतिमिद रजीम के दौरान ये उनसे अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये सेकंड स्कूल आ गया। उसके बाद शिया स्कूल के अंदर हमारे पास थर्ड स्कूल कौन सा आता है? ज़ियादी स्कूल आता है। इसके फाउंडर कौन थे? ज़ियाद थे, इन्हीं के नाम पे ज़ियादीज रखा गया, जो कि 4th इमाम के सन थे। जो इमाम से उनमें से जो 4th इमाम थे, उनके एक सन थे ज़ियाद, उन्होंने अपना एक अलग से स्कूल बना लिया। तो
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिफेक्ट निकाले थे जनरल बॉडी ऑफ शिया मुस्लिम्स के अंदर। और इनके एक पेक्युलर फीचर को अगर आप देखोगे, इन्होंने डॉक्ट्राइन्स इनकॉर्पोरेट ऑफ सम ऑफ द सुन्नी प्रिंसिपल्स एज वेल, तो कि भाई जो भी सुन्नी प्रिंसिपल्स के अंदर डॉक्ट्राइन्स फॉलो होते हैं वो भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए थे। तो इतना कोई ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हमारे पास एक और स्कूल आता है जो कि बहुत ही नया स्कूल बोला जाता है, और वैसे तो देखा जाए ये इस्लाम से ही सेपरेट हुए थे, लेकिन ये अपने आप को बोलते हैं कि हम अलग से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कौन सा है, मोताजिला सेक्ट। इसको आप थर्ड टाइप का भी बोल सकते हो, थर्ड स्कूल भी बोल सकते हो। तो ये सेपरेट सेक्ट एमर्ज हुआ था इस्लाम के अंदर अराउंड 9th सेंचुरी एडी के अंदर। ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, मोताजिला सेक्ट अटल अल गजल के द्वारा। किसके रेन के दौरान, किसके राज्य के दौरान, मामून के राज्य के दौरान। और ये अपने आप को एसोसिएट नहीं करते किसी भी सेक्ट से, चाहे वो शिया सेक्ट हो चाहे वो सुन्नी सेक्ट हो, लेकिन जो ऐसा बोला जाता है कि वो किस किस डिफेक्टर्स हैं, शिया कम्युनिटी के डिफेक्टर्स हैं, वो शिया में से ही निकले हैं। और जो इसके फॉलोअर्स हैं, मोताजिला के फॉलोअर्स हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो कुरान है वही सिर्फ अब उनके डॉक्ट्राइन्स जो भी वो फॉलो कर रहे हैं उसका बेसिस है। वो किसी से और रिलेशन नहीं रखते, शिया से सुन्नी से उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको कुरान से मतलब है, कुरान से ही उनके डॉक्ट्राइन्स निकले हैं। और ये जो हैं, जो मोताजिला सेक्ट के लोग होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रिक्ट मोनोगेमी की, एक से ज़्यादा शादी नहीं करनी। और डिवोर्स बाय ट्रिपल तलाक जो होता है, या डिवोर्स बाय तलाक जो होता है, इसको ये रिकॉग्निशन नहीं देते। कोई भी तरीके का तलाक हो, तलाकुल बिद्दत हो, तलाकुल हसन हो, अभी हम देखेंगे तलाक कितने तरीके के होते हैं, तो इन्होंने इसको रिकॉग्निशन नहीं दी। तो इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब हम देखते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज को क्या बोला जाता है अरेबिक लैंग्वेज के अंदर? मैरिज को बोला जाता है निकाह। ये हमारे यहाँ से सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने सोर्सेज और स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ को देखा। अब हम देखते हैं निकाह क्या होता है। निकाह जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, यूनियन ऑफ सेक्सेस। और लॉ के अंदर इसको क्या बोल देते हैं, मैरिज बोल देते हैं। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे लीगलाइज कर दिया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन को। तो ये दोनों चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट से लीगलाइज हो जाती हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोल देते हैं, निकाह बोल देते हैं। कई सारे और लोगों ने डेफिनेशन दी निकाह की, हिदाया ने, आमिर अली ने, जस्टिस महमूद ने। तो अगर हम देखें तो जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर मैरिज का मतलब क्या होता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैरिज क्या होती है, अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि लीगलाइज कर दिया जाए इंटरकोर्स को, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन को, और जो भी सोशल लाइफ है उसको रेगुलेट किया जाए, गलत तरीके से चीज़ें ना हो। और ये किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, ताकि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टीज़ के बीच में, जो जिनके बीच में शादी हो रही है मेल फीमेल के बीच में, उनको डिटरमाइन कर दिया जाए, जो भी उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। और जो भी उनके बीच में बच्चे पैदा होंगे, जो भी चिल्ड्रन बोर्न होंगे उस यूनियन से, उनके जो भी राइट्स वगैरह हैं उनके लिए रेगुलेशंस बन जाए। तो इससे सोसाइटी के अंदर रेगुलेशंस आएगा और चीज़ें सही से चलेंगी। इसलिए मैरिज के कंसेप्ट को निकाह बोलते हैं या मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है, इंटरकोर्स लीगलाइज हो जाता है और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी लीगलाइज हो जाते हैं। अब अगर किसी को या कोई अगर मुस्लिम मैरिज करता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, तो उसके लिए असेंशियल्स क्या क्या हैं। अगर मुस्लिम्स के अंदर मैरिज होती है मुस्लिम लॉ के अंदर या मुस्लिम रिलीजन के अंदर, तो मैरिज जो होती है बिना किसी सेरेमोनियल राइट्स के हो सकती है। मैरिज जो है किसी असेंशियल्स को देख रहे हैं हम, तो मैरिज जो है बिना किसी सेरेमोनियल राइट्स के पूरी हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, 8 या 9 कंडीशंस हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी बोला जाएगा कि आप जो है मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक वैलिड मैरिज कर रहे हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं कि दोनों ही पार्टीज जो हैं मेल और फीमेल दोनों ही क्या होनी चाहिए, मुस्लिम्स होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, और वो प्यूबरिटी अटेन कर चुकी हो। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को मैरिज के लिए ऑफर करेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस
प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ मिलके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ये चीज़ देखी कि दोनों जो हैं मुस्लिम होने चाहिए, साउंड माइंड के, प्यूबर्टी अटेन हो गई हो। दूसरी चीज़ की एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी। तीसरी चीज़ जिसको ऑफर किया गया है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस होगी उसकी तरफ से। और अगर हनाफी स्कूल के हिसाब से ये शादी हो रही है, मतलब हनाफीज मुस्लिम के अंदर हो रही है, तो इस एक्सेप्टेंस के दौरान 2 विटनेस प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर शिया स्कूल के किसी भी लॉ के हिसाब से मैरिज हो रही है तो वहाँ पे विटनेस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, विटनेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें 2 चाहिए, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और जब किसी से कोई शादी करेगा तो ये जब वर्ड बोलेगा शादी के लिए, वहां पे वो वर्ड क्लियर और अनएम्बिगियस होने चाहिए। क्लियर और अनएम्बिगियस मतलब कि नॉन कंफ्यूजिंग वर्ड्स होने चाहिए, और सीधे शादी के लिए ही बोल रहा हो, कोई घुमा फिरा के बातें ना बोले। और ये जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होगा, जो हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ा कि पहले प्रपोजल होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा, ये दोनों ही चीजें एक ही सेम मीटिंग के अंदर हो जानी चाहिए, वन एंड द सेम मीटिंग में हो जानी चाहिए। ये नहीं कि एक मीटिंग के ऊपर प्रपोजल किया गया, दूसरी ऑफर किया गया, दूसरी में आके एक्सेप्टेंस किया गया, ऐसा नहीं होगा। वन एंड सेम मीटिंग के अंदर दोनों चीजें हो जानी चाहिए। और अगर जो पार्टीज हैं वो मेजर है, मतलब कि 18 से ऊपर हो गई हैं, तो वो अपने आप उसकी एक्सेप्टेंस दे देंगे। लेकिन अगर माइनर्स हैं या ल्यूनेटिक्स हैं तो जो उनके गार्डियंस हैं वो इस फंक्शन को परफॉर्म कर देंगे अपनी एसेंट देने के लिए, मतलब ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी जरूरी नहीं है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, लेकिन ऐसा देखा गया या ऐसा होता है कि जब मैरिज होती है तो उस वक्त काजी या मुल्ला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उस ओकेशन के ऊपर, और वो कुछ कुरानिक वर्सेस को रिसाइट करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये एसेंशियल्स हो गए। अब कैपेसिटी टू मैरी देखते हैं कि कौन मैरिज कर सकता है, क्या कैपेसिटी है मैरी करने की। तो 4 तरीके के लोग हैं, मतलब कि 4 कैपेसिटी हैं जिसके अंदर आप निकाह कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड का है, कोई भी व्यक्ति से कर सकते हो जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर ना हो जिससे कि शादी की जा रही है। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि वो ल्यूनेटिक है या माइनर है जिसने 15 साल की एज को अटेन नहीं किया है, तो उनके जो लीगल गार्डियंस हैं वो उनके बिहाफ पे कंसेंट दे देंगे। और चौथी चीज़, एनी पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पे मतलब कि पहली चीज़ जो आई वो क्या आई कि साउंड माइंड होना चाहिए, दूसरी क्या आई कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सी या डी में से एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, मतलब जो तीसरी और चौथी चीज़ है, अगर वो ल्यूनेटिक माइनर है तो उनके लीगल गार्डियन दे देंगे कंसर्ट, और अगर वो खुद मेजर है तो खुद कंसर्ट दे देंगे। अब देखिए, अगर हम मैरिज को क्लासीफाई करें तो वैलिडिटी के हिसाब से मैरिज को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो 3 तरीके की मैरिज की क्लासिफिकेशन हो सकती है वैलिडिटी के बेसिस पे। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है वैलिड मैरिज, जिसको क्या बोलेंगे, सही मैरिज। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो होती है वॉइड मैरिज, जिसको उर्दू में बोला जाएगा बातिल, बातिल। और तीसरी होती है इर्रेगुलर या इनवैलिड मैरिज, इर्रेगुलर या फिर इनवैलिड बोल सकते हो आप इसको, उसको बोला जाएगा फासिद, फसीद, फासिद, जो भी बोलोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पहली जो काइंड की मैरिज है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज क्या होती है? वैलिड मैरिज जो है ना ही वो वॉइड है ना ही वो इनवैलिड है। ठीक है, जो वॉइड और इनवैलिड नहीं होगी वो क्या होगी, वैलिड मैरिज होगी। तो अगर हम देखें तो जो मैरिज है, जो सभी तरीके से जो लीगल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, अगर वो सभी पूरी हो रही हैं तो वो मैरिज क्या है, अपने आप में वैलिड मैरिज है। कौन कौन सी कंडीशन थी कि जो एक व्यक्ति प्रपोजल करेगा, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, जो कंसर्न दी जाएगी, जो एक्सेप्टेंस की जाएगी वो फ्री होगी, फ्री कंसर्ट होगी, मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती धमकी से इस तरीके से नहीं होगी। और जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है वो एक ही मीटिंग के अंदर होगा, और हनाफी स्कूल के हिसाब से 2 विटनेस प्रेजेंट होंगे, और दोनों ही लोग जो हैं मेजर और साउंड माइंड के होंगे। और शिया लॉ जो होगा, कौन मेजर और साउंड माइंड के होंगे, विटनेस। और जो शिया लॉ होगा वहाँ पे किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं है। और अगर
जो पार्टीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि साउंड माइंड हो, मेजर हो, फ्री कंसर्ट देने के योग्य हों, और अगर माइनर भी हैं या ल्यूनेटिक भी हैं तो उनके जो लीगल गार्डियंस हैं वो इस जगह पे कंसर्ट दे देंगे। अगर ये सब बातें पूरी हो रही हैं तो जो वो मैरिज है वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। फिर उसके बाद हम दूसरे टाइप की मैरिज देखें, कौन सी, वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज क्या होता है? वॉइड मैरिज जो है इसका कोई भी लीगल रिजल्ट नहीं होता, मतलब कि एक मैरिज जो की गई जिसका कोई लीगल रिजल्ट नहीं है, जिसके अंदर कोई एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, मतलब कि जिनको प्रोहिबिटेड किया गया है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, मतलब जो प्रोहिबिटेड मैरिजेज हैं जैसे कि कॉन्सिग्युइनिटी, एफिनिटी, फोस्टर एज, इस तरीके की जो मैरिज की जाएगी वो वॉइड मैरिज होगी। या फिर मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति मैरी करता है ऐसी वुमेन से जो किसी और की पहले से ही वाइफ है, या फिर डिवोर्स्ड वाइफ से मैरिज कर लेता है जो कि लीगल बार के अंदर हैं, अभी ये पढ़ेंगे कि लीगल बार में कैसी होती है एक डिवोर्स वुमेन भी, तो इस तरीके से अगर किसी से शादी कर लेता है कोई व्यक्ति तो वो वॉइड मैरिज कहलाई जाएंगी, उनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वो अपने आप में वॉइड मैरिज होंगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए अगर शिया लॉ देखें, शिया लॉ के अंदर कुछ स्पेसिफिक मैरिजेज अगर आपको बताऊं कि कौन कौन सी वॉइड मैरिजेज हैं, तो जैसे कि जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में की गई हैं, जैसे कि साउंड माइंड नहीं था उसके बाद भी उसने कंसर्न दे दी, या फिर किसी और की वाइफ के साथ मैरिज कर ली, या खुद की ही डिवोर्स्ड वाइफ के साथ मैरिज कर ली जब वो लीगल बार के अंदर है, वो इद्दत पीरियड उसका पूरा नहीं होता और उससे पहले ही आपने उससे शादी कर ली, या फिर आप प्रोहिबिटेड पर्सन से शादी कर लेते हो, या फिर आप फिफ्थ वाइफ से शादी कर लेते हो, क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से 4 वाइफ्स अलाउड होती हैं और आप 5वीं वाइफ से शादी कर लेते हो, या पिलग्रिम एज के दौरान मतलब आप तीर्थ यात्रा पे गए हुए हो उस दौरान शादी कर लेते हो, नॉन मुस्लिम से शादी कर लेते हो, या फिर कोई वुमेन जो इद्दत के पीरियड से गुजर रही है उससे शादी कर लेते हो। तो शिया लॉ के हिसाब से ये मैरिजेस कैसी मैरिजेस हैं, वॉइड मैरिजेस हैं। फिर हमारे पास तीसरी तरीके की मैरिज कौन सी आती है, इर्रेगुलर मैरिजेस, या जिसको इनवैलिड मैरिजेस बोल सकते हो। ये जो मैरिजेस हैं ये सिर्फ सुन्नी लॉ के अंदर आती हैं, शिया लॉ के अंदर ये मैरिजेस एग्जिस्ट नहीं करती। इर्रेगुलर मैरिज या इनवैलिड मैरिज का मतलब क्या है कि ये इनकम्प्लीट मैरिजेस हैं, मतलब कि अगर कोई इलीगलिटी है मैरिज के अंदर जिसको रिमूव किया जा सकता है तो उस मैरिज को हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर मैरिज बोल देंगे। और जितनी जल्दी आप उस इलीगलिटी या फिर इरेगुलरिटी को रिमूव कर दोगे वो मैरिज क्या बन जाएगी, परफेक्ट मैरिज बन जाएगी, वैलिड मैरिज बन जाएगी। तो अगर कोई भी मैरिज जैसे अभी हमने शिया लॉ में देखी जो वॉइड थी, इनमें से अगर आप किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हो, किसी इरेगुलरिटी को, इलीगलिटी को, तो सुन्नी लॉ के हिसाब से वो मैरिजेस कौन सी मैरिज कहलाई जाएगी, इरेगुलर मैरिज कहलाई जाएंगी। और अगर आप उस इलीगलिटी को हटा देते हो तो फिर वो वैलिड मैरिज बन जाएंगी। जैसे कि आप अनलॉफुल कंजंक्शन के हिसाब से या फिर फिफ्थ वाइफ से शादी कर लेते हो, तो अगर आप किसी पहले वाली वाइफ को डिवोर्स दे देते हो, किसी की डेथ हो जाती है, अब वो आपकी इरेगुलरिटी रिमूव हो गई क्योंकि अब आपकी 3 वाइफ एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पे आपकी 4th वाइफ बन जाएगी वो जो आपकी पहले 5th थी, तो अब आपकी ये मैरिज वैलिड हो जाएगी। ऐसे ही आप बिना 2 कॉम्पिटेंट विटनेस के मैरिज कर लेते हैं, तो आप 2 कॉम्पिटेंट विटनेस के बुला के इस तरीके की चीज़ कर लो तो आपकी मैरिज जो इरेगुलर थी वो वैलिड हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी नॉन मुस्लिम या फिर ऐसी वुमेन से जो किताबा नहीं है, किताबिया नहीं है, उससे शादी कर लेते हो, तो उस वुमेन को अगर मुस्लिम बना दिया जाए या किताबिया बना दिया जाए तो आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी वुमेन से जो कि इद्दत से गुजर रही है उससे शादी कर लेते हो तो वो भी इरेगुलर मैरिज हो जाएगी। तो जो शिया लॉ है इसके अंदर इरेगुलर मैरिजेस को रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। जो शिया लॉ है इसके अंदर या तो मैरिज वैलिड होगी या वॉइड होगी, ऐसा कोई इरेगुलर चीज नहीं होगी। इरेगुलर सुन्नी लॉ के अंदर होगा, ठीक है। अब देखिए प्रोहिबिशंस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते जिसके बीच में आप शादी नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड रिलेशंस होते हैं। अब ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन हो सकता है कि आप कर ही नहीं सकते, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, या रिलेटिव प्रोहिबिशन कि इसको हटाया जा सकता है, मतलब कि इसकी इतनी अहमियत नहीं है। पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन को। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन 3 तरीके के होते हैं, कॉन्सिग्युइनिटी, एफिनिटी और फोस्टरेज। अब देखिए कॉन्सिग्युइनिटी क्या होता है। कॉन्सिग्युइनिटी का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो रिलेशन बाय ब्लड, की जिसका आपके साथ खून का रिश्ता है
उससे आप शादी नहीं कर सकते। तो मुस्लिम कैन नॉट मैरी विद एनी ऑफ हिज रिलेटिव विद हुम ही हैज़ ब्लड रिलेशनशिप, मतलब कि खुद का असेंडेंट या डिसेंडेंट हुआ, मतलब अपने बेटे से, अपनी बेटी से इस तरीके से कोई शादी नहीं कर सकता, अपनी मदर से, अपने फादर से कोई शादी नहीं कर सकता, या डिसेंडेंट ऑफ वंस फादर एंड मदर हाउ लो सो एवर, अपने फादर के आगे असेंडेंट डिसेंडेंट से, मदर के असेंडेंट डिसेंडेंट से इस तरीके से शादी नहीं की जा सकती। इसी तरीके से ब्रदर या सिस्टर होते हैं जो खुद के असेंडेंट्स होते हैं, असेंडेंट या डिसेंडेंट होते हैं, तो उनसे भी शादी नहीं की जा सकती। तो ये कॉन्सिग्यूनिटी बोला जाता है, जिनके साथ खून का रिश्ता होता है उनसे शादी नहीं की जा सकती। ठीक है। दूसरा जो होता है, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड होता है कि ये जिन नहीं कर सकते, ये होता है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब कि नियरनेस, कि आपके जो कितने करीबी है उस हिसाब से आप शादी नहीं कर सकते। ये एफिनिटी किस तरीके से क्रिएट होती है? मैरिज से क्रिएट होती है। मतलब कि एक हस्बैंड एक वाइफ ने शादी करी तो इनके जो आपस में ये जो करीबी आई, जो नियरनेस आई, इस कारण से जो इनके रिश्तेदार हैं, ऊपर नीचे इनके रिश्तेदार हैं, इनसे शादी नहीं की जा सकती। तो जैसे कि असेंडेंट या डिसेंडेंट है जो वाइफ के, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाइफ है, जो इनके असेंडेंट डिसेंडेंट है, इनसे ये शादी नहीं कर सकते। ऐसी जो इनके असेंडेंट डिसेंडेंट है, इनसे भी ये शादी नहीं कर सकती। मतलब कि अपने हस्बैंड के फादर से शादी कर रहा है, ये प्रोहिबिटेड रिलेशन है, यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते। अपनी वाइफ की मदर से कोई शादी कर रहा है तो ये क्या है? प्रोहिबिटेड है। क्यों प्रोहिबिटेड है? एफिनिटी के कारण, नियरनेस के कारण, यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरा आता है फॉस्टरेज के अंदर। फॉस्टरेज क्या होता है? जहां पे रिलेशन किस तरीके से बनाया जाता है? रिलेशन बाय मिल्क होता है, मतलब कि दूध का रिश्ता होता है। कैसे? एक मैन जो होता है प्रोहिबिट होता है शादी करने से, किससे? जिसका उसके साथ फॉस्टरेज का रिलेशन है, जैसे कि फॉस्टर मदर हो गई जिसका उसने दूध पिया है, फॉस्टर मदर्स डॉटर हो गई, जिस माँ का उसने दूध पिया उसकी बेटी हो गई। तो इस तरीके के जो रिलेशन हो गए वहाँ पे भी शादी नहीं की जा सकती। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो फॉस्टर रिलेशंस में भी शादी हो जाती है, और जिसको प्रोहिबिटेड नहीं बोला जाता सुन्नी लॉ के हिसाब से। जैसे कि कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है अगर कोई व्यक्ति शादी करता है सिस्टर्स फॉस्टर मदर से, जो बहन की फॉस्टर मदर है उससे अगर कोई शादी करता है, या फिर फॉस्टर सिस्टर्स मदर से कोई शादी करता है, फॉस्टर ब्रदर्स सिस्टर से कोई मैरिज करता है, तो वहां पे सुन्नी लॉ के अंदर उसको प्रोहिबिटेड नहीं बोला गया। तो ये जो तीनों ग्राउंड्स हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े? कॉन्सिग्यूनिटी, एफिनिटी और फॉस्टरेज। ये क्या है? अपने आप में एब्सोल्यूट नेचर के हैं। अगर यहाँ पे इन चीज़ों को वॉयलेट करके मैरिज की जाएगी, इन तीनों चीज़ों को जो हमने पढ़ी, तो वो मैरिज कैसी होगी? वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वो वॉइड होगी मुस्लिम लॉ के हिसाब से। ठीक है। और दूसरा प्रोहिबिशन देखें तो वो कौन सा आता है जो मैंने आपको बताया था? रिलेटिव प्रोहिबिशन। ये ऐसे रिलेशन है जिसको आप अगर आप करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके से आप इन प्रोहिबिशन के अंदर शादी करते हो तो उनको अनजस्ट बोला गया है, उनको सही नहीं बोला गया है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, और कंपलसरी नहीं है तो जो कंपलसरी नहीं होते वो कैसे होते हैं? डायरेक्टरी होते हैं, मुस्तहाब बोलते हैं, मुस्तहाबात, जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। तो अगर इनको वॉयलेट करके कोई शादी की जाती है तो उसको सिर्फ इररेगुलर बोला जाएगा, वॉइड नहीं बोला जाएगा। जैसे ही आप इस इररेगुलरिटी को हटा दोगे वो मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। और जो शिया लॉ होता है वो इररेगुलर मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो अगर इन मैरिजेस में भी अगर मतलब शिया लॉ के हिसाब से भी मैरिज की जाती है रिलेटिव प्रोहिबिशन के अंदर भी, तो या तो वो मैरिज वॉइड होगी या फिर परफेक्टली वैलिड होगी। अब हम देखते हैं कौन कौन से रिलेटिव प्रोहिबिशन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो अनलॉफुल कंजंक्शंस, जैसे कि एक मैन जो होता है वो प्रोहिबिट होता है किससे? अपनी सिस्टर की, अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी करने के लिए। अनलॉफुल कंजंक्शन है, कर लेगा तो उसको अनजस्ट बोला गया, वो इररेगुलर है, लेकिन मना किया गया अनलॉफुल कंजंक्शन करने के लिए। ऐसी कोई अगर शादी कर लेता है फिफ्थ वाइफ से तो सुन्नी लॉ के हिसाब से वो क्या है? इरेगुलर है। जैसे ही उसकी जैसे फिफ्थ वाइफ जैसे भी हटती है डिवोर्स से, डेथ से, जैसे भी, तो वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। लेकिन शिया लॉ के अंदर इस तरीके की मैरिज को क्या बोला गया? वॉइड बोला गया है।
अगर कोई व्यक्ति मैरिज करता है नॉन मुस्लिम से, सुन्नी सेक्ट के अंदर वो अगर वुमेन मुस्लिम बन जाती है किसी भी तरीके से तो वो वैलिड हो जाएगी मैरिज। शिया लॉ के अंदर वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी? वॉइड कहलाई जाएगी। ऐसे ही अगर कोई मैरिज विदाउट विटनेस हो जाती है, जैसे कि हमें सुन्नी लॉ के अंदर मना किया गया है कि 2 कॉम्पिटेंट विटनेस के बिना आप शादी नहीं कर सकते, तो वो अपने आप में क्या है? एक इनकम्पिटेंट मैरिज है या इनकम्पिटेंट विटनेस है, जहाँ पे आप लेके आए तो वो इरेगुलर मैरिज है। जैसे ही आप इस इरेगुलरिटी को हटाओगे वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। लेकिन जो शिया लॉ है उसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ विटनेस है वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई मैरिज बिना विटनेस के भी कॉन्ट्रैक्ट की गई है वो मैरिज वैलिड कहलाई जाएगी शिया लॉ के हिसाब से। और 5वां रिलेटिव प्रोहिबिशन है, वो कौन सा है? मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, की अगर कोई इद्दत के दौरान शादी कर लेता है। अब इसके बाद में आपको इद्दत ही समझाऊंगा क्या होता है। तो अगर कोई इद्दत के दौरान शादी कर लेता है किसी वुमेन से जो अपने डिवोर्स के बाद या अपने हस्बैंड की डिवोर्स के बाद इद्दत के दौरान से गुजर रही है, तो ऐसी मैरिज को प्रोहिबिटेड किया गया है। रिलेटिव प्रोहिबिशन में बोला गया है सुन्नी लॉ के हिसाब से ये शादी क्या बन जाती है? इर्रेगुलर बन जाती है। लेकिन शिया लॉ के हिसाब से मैरिज वॉइड होती है। और ये जो इद्दत के दौरान अगर कोई किसी से शादी करता है तो वो टेम्परेरी प्रोहिबिशन ही होता है। जैसे ही वो इद्दत का पीरियड खत्म होता है वो जो मैरिज होती है वो वैलिड हो जाती है। किसके हिसाब से? सुन्नी लॉ के हिसाब से। शिया में वो वॉइड ही है, क्योंकि वो मैरिज हुई वो वॉइड मैरिज है। अब देखिए हम इद्दत के मीनिंग को समझते हैं। इद्दत क्या होता है? ये एक ऐसा पीरियड है मुस्लिम लॉ के हिसाब से जिसके अंदर एक वुमेन को प्रोहिबिट किया गया है कि वो दोबारा से शादी ना करे, या उस दौरान वो शादी ना करे जब उसकी मैरिज डिसॉल्व हुई है उसके बाद। मतलब जैसे मान लीजिए उसकी इस दिन मैरिज डिसॉल्व हुई तो उसके बाद एक पीरियड रखा गया जिसके अंदर वो दोबारा से शादी ना करे। तो इस पीरियड को हमने क्या बोला? इद्दत का पीरियड बोला। तो ये जो पीरियड होता है इद्दत का पीरियड, जो चाहे वो विडो है चाहे वो डिवोर्स वाइफ है, उसको क्या बोला जाता है कि प्योर और सिंपल लाइफ जिए और वो दोबारा से शादी ना करे। अब इसको ये क्यों रखा गया इद्दत का पीरियड? इद्दत का पीरियड इसलिए रखा गया ताकि जो पैटर्निटी है वो असर्टेन की जा सके। मान लीजिए कि जो फॉर्मर हस्बैंड है जिससे डिवोर्स हुआ या जिसकी डेथ हो गई, तो अगर वो एक पीरियड के लिए, एक जैसे 4 महीने का जितना भी पीरियड है उसके लिए अगर वो एकदम सिंपल और प्योर लाइफ जीती है, उसकी दूसरी शादी नहीं होती, तो उससे पता चल जाएगा कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है, इससे कि कोई भी चीज़ कंसेप्शन होती है, तो पता चल जाएगा कि फॉर्मर हस्बैंड से हुई है जिससे डिवोर्स हुआ है या फिर जिसकी डेथ हो गई है। तो उससे पैटर्निटी पता चल जाएगी कि इस बच्चे के पिता कौन है। और ये हम बात समझ चुके हैं कि अगर सुन्नी लॉ के हिसाब से देखें तो अगर कोई व्यक्ति किसी से इर्रेगुलर, मतलब कि इद्दत के दौरान शादी कर लेता है तो वो इर्रेगुलर मैरिज होती है। लेकिन शिया लॉ के हिसाब से ये मैरिज वॉइड होती है। अब इद्दत के भी अलग अलग पीरियड बताए गए हैं जो अलग अलग हिसाब से उसको जाना होता है। जैसे कि अगर डिवोर्स से मैरिज डिसॉल्व हुई है तो अलग इद्दत का पीरियड है, डेथ से हुई है तो अलग पीरियड है। तो वो देखते हैं हम किस तरीके के इद्दत के पीरियड होते हैं। तो मान लीजिए कि एक मैरिज जो है वो डिवोर्स से डिसॉल्व हुई है, मैरिज जो है डाइवोर्स से डिसॉल्व हुई है। तो जब अगर कोई मैरिज डाइवोर्स से डिसॉल्व होती है तो उसके अंदर इद्दत का पीरियड कितना होता है? वहां पे 3 मंथली कोर्स को हम क्या बोलते हैं? इद्दत का पीरियड बोलते हैं। ठीक है। और मान लीजिए इस डाइवोर्स के दौरान जब वो डाइवोर्स हुआ उस वक्त वो वुमेन जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो जितने टाइम उसको डिलीवरी में लगा या एबॉर्शन में लगा बच्चे के, उस टाइम को हम इद्दत बोल देंगे। उस दौरान वो दूसरी शादी नहीं करेगी। ठीक है। तो जहाँ पे डिवोर्स है वहाँ पे एक तरीके से 3 महीने का जो कोर्स है, 3 मंथली कोर्सेज हैं, 3 मंथली कोर्सेज जो होते हैं वुमेन के, उस दौरान वो शादी नहीं करेगी, वो उसका इद्दत का पीरियड है। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ ऑफ हस्बैंड, जहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो यहाँ पे इद्दत का पीरियड कितना होगा? यहाँ पे 4 months एंड 10 days, तो मतलब 4 महीने 10 दिन का पीरियड बिताना होगा, उसके बाद वो शादी कर सकती है। वो इद्दत का पीरियड 4 महीने 10 दिन का। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब तक डिलीवरी होती है, ठीक है, या जो चाइल्ड का एबॉर्शन वगैरह जो भी होता है तब तक माना जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है, किस दौरान डेथ होती है?
जब उसने उसको डिवोर्स दिया, जैसे मान लो इस दिन डिवोर्स दिया, अब वो इद्दत के पीरियड में 3 कोर्स के पीरियड में चल रही है, 3 मंथली कोर्स के पीरियड में, इस दौरान अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे कितना पीरियड इद्दत का माना जाएगा? तो जिस दिन डेथ होती है वहाँ से 4 महीने 10 दिन फ्रेश स्टार्ट हो जाएंगे इद्दत के। तो यहाँ से 4 महीने 10 दिन उसको बिताने होंगे इद्दत के लिए, तो बोला जाएगा कि वो इद्दत से गुजरी है। अब ये जो इद्दत का पीरियड होता है ये कब से कमेंस होता है? जिस दिन डिवोर्स होता है या डेथ होती है, उस दिन से ये इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस दिन नहीं होता जिस दिन वुमेन को नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उसका डिवोर्स हुआ है या उसके हस्बैंड की डेथ होगी, उस दिन से स्टार्ट नहीं होगा। जिस दिन एक्चुअल में डिवोर्स हुआ या जिस दिन एक्चुअल में डेथ हुई, उस दिन से ये पीरियड काउंट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं खयार उल बुल्ग, खयार उल बुलुग। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक माइनर की शादी करा दी गई, ठीक है, और उसकी अभी प्यूबर्टी अटेन नहीं हुई थी, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपनी वो उस मैरिज को डिसअप्रूव कर सकती है या अप्रूव कर सकती है, दोनों ही राइट दिए गए हैं उसको। तो अब ये राइट उसको कब मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस तरीके की मैरिज होती है उसको जो राइट दिया गया डिसॉल्व करने का या डिसअप्रूव करने का, अप्रूव करने का, ये राइट उसको तब मिलता है जब उसकी जो शादी है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था, उसके फादर या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर के अलावा किसी और ने किया था। तो वहाँ पे उसके पास ये राइट रहता है कि वो उस मैरिज को अप्रूव या डिसअप्रूव कर दे। लेकिन आजकल देखा जाए तो ये राइट एब्सोल्यूट राइट है, इवन अगर खुद के फादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर भी इस तरीके की शादी करते हैं उसकी जहाँ पे वो कंसर्न देते हैं, तो वहाँ पे भी उसके पास ये राइट रहता है कि वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती है जब वो 18 ईयर्स की होती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा डिले करती है इस चीज़ के लिए तो फिर वहाँ पे ये जो राइट होता है उसका वो लॉस्ट हो जाता है। 18 नहीं, प्यूबर्टी अटेन करने पे उसके पास ये राइट होता है। जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है तब उसके पास ये राइट होता है कि वो उसके लिए अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती है। ठीक है, कि भाई मेरी बिना मर्जी की शादी हुई थी, मेरे को नहीं करनी है शादी, मैं इसको डिसअप्रूव करती हूँ। अब वो बहुत लंबा टाइम हो गया प्यूबर्टी अटेन किए हुए, उसके बाद भी वो उसको हाँ या ना नहीं कर रही, तो वहाँ पे फिर उसके पास ये ऑप्शन लॉस्ट हो जाएगा उसके पास से और वो उसकी शादी फिर मानी जाएगी। ठीक है, अब हम कंसेप्ट को देखते हैं, मुत्ता मैरिज। कई बार एग्जाम में अलग से भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए मुत्ता मैरिज क्या होती है। मुत्ता मैरिज जो होती है एक टेम्परेरी मैरिज आप इसको बोल सकते हैं, जो कि शिया स्कूल के हिसाब से आती है। जो मैं आपको सोर्सेज बता रहा था वहाँ पे बताया था ना, तो वहाँ पे मुत्ता मैरिज आती है। मुत्ता वर्ड का मतलब अगर आप देखो तो एंजॉयमेंट या यूज भी बोल सकते हो। तो एक तरीके से ये मैरिज फॉर प्लेजर भी होती है। मुत्ता मैरिज जो होती है ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक फिक्स पीरियड रखा जाता है जो कि डॉर के बाद बताया जाता है कि कितना पीरियड फिक्स होगा। अब डॉर क्या होता है बस इसके बाद हम वो समझेंगे। तो सुन्नी लॉ ने तो इसको रिकॉग्निशन नहीं दी मुत्ता मैरिज को, तो सुन्नी लॉ के अंदर तो ये नहीं आएगा, ये शिया लॉ के हिसाब से ही होती है मुत्ता मैरिज। तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए सुन्नी लॉ के हिसाब से कोई शादी कर रहा है और वहाँ पे एक वो ये बताता है कि इतने पीरियड के लिए होगी, तो अगर इस तरीके से कोई शादी करता है कि इतने लिमिटेड पीरियड के लिए होगी, ये लिमिटेड पीरियड कितना भी हो सकता है, एक दिन का हो सकता है, एक मंथ का हो सकता है, एक ईयर का हो सकता है, या फिर टर्म्स ऑफ ईयर्स का हो सकता है, 5 साल 10 साल कितने इतने के लिए शादी करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो सुन्नी लॉ के अंदर वॉइड होगी, लेकिन शिया लॉ के अंदर ये वैलिड होगी। तो वहाँ पे आप बता सकते हो जब आपकी शादी हो रही है तो कि भाई कितने टाइम के लिए है, कितनी है। तो सुन्नी लॉ के हिसाब से इमीडिएट मैरिज होती है, परमानेंट यूनियन होता है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि आप इतने टाइम के लिए शादी कर रहे हो। शिया लॉ के अंदर लेकिन इसको रिकॉग्निशन दी गई है, वैलिड बोला गया है। तो अब देखिए जो मेल होता है, एक मेल शिया मुस्लिम जो होता है वो मुत्ता मैरिज किससे कर सकता है, किसी मुस्लिम से कर सकता है, क्रिश्चियन से कर सकता है, जूइश से कर सकता है, या फायर वर्शिपिंग वुमेन से कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर वो वुमेन कोई और रिलीजन फॉलो कर रही है, जैसे मान लीजिए हिंदू वुमेन हो गई, ठीक है, तो उससे ये मैरिज जो है उसकी वैलिड नहीं मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। इसी तरीके से जो फीमेल शिया होती है वो
सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शिया से ही ये शादी कर सकती है, नॉन मुस्लिम से नहीं कर सकती, उसके लिए सिर्फ इतना ही ऑप्शन है। और इस मैरिज से, जो मुत्ता मैरिज से अगर जो भी बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, और उनके पास क्या राइट होता है, इनहेरिटेंस का राइट होता है दोनों ही पेरेंट्स से। जो हस्बैंड है, वाइफ है, जिन्होंने मुत्ता मैरिज की थी, उनके पास से उसके पास राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, और ये मैरिज लेजिटिमेट होती है। अब मान लीजिए कि ये जो मुत्ता मैरिज की अगर ये कंज्यूमेट हो जाती है, तो जो वाइफ होती है उसको पूरा डोर मिलता है जब उसकी वाइफ मतलब शादी खत्म होती है, और अगर मैरिज जो है कंज्यूमेट नहीं होती तो वहां पे उसको हाफ डोर मिलता है, जितना मिलना था उसका आधा मिलता है। और वाइफ को शिया लॉ के हिसाब से यहाँ पे मेंटेनेंस का राइट नहीं होता, क्योंकि शराइयत इस्लाम के हिसाब से यहाँ पे ये इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता मुत्ता को। पर अगर उसको मेंटेनेंस चाहिए तो वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जा सकती है और अपना मेंटेनेंस ले सकती है मुत्ता मैरिज के अंदर भी। ठीक है, मुत्ता मैरिज आई होप आपको समझ आया। अब हम देखते हैं डोर क्या होता है। क्या समझेंगे, डोर क्या होता है? डोर देखिए एक इस्लामिक कंसेप्ट है जहां पे कोई मनी या प्रॉपर्टी, क्या चीज, कोई मनी या प्रॉपर्टी हस्बैंड जो है वाइफ को पे करता है, और वो क्यों पे करता है, उसकी डिग्निटी के लिए, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उसको वो एक अमाउंट या मतलब कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी देता है। तो डोअर जो है कोई, आप ये नहीं बोल सकते कि ये कोई कंसिडरेशन है कि आप एक ब्राइड के बदले ब्राइड खरीद रहे हो, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, और ये चीज़ गलत है। ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, ये डिग्निटी के तौर पर वाइफ को हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है। ये कोई गिफ्ट नहीं है कि आप कि वाइफ को आप अलाउ कर रहे हैं वाइफ आपको इंटरकोर्स करने के लिए इसलिए आप दे रहे हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। ये एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एक वुमेन को दिया जाता है, इसलिए इसका एक अमाउंट भी जैसे कि फिक्स किया गया है शिया लॉ के अंदर, तो वो भी हम देखते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए जो अब्दुल रहीम थे उन्होंने बोला कि महर जो होता है, जिसको महर या डोर बोल लो, उर्दू के अंदर महर बोलते हैं, महर भी बोल सकते हो आप इसको। तो जो महर या डोर होता है ये एक सम ऑफ मनी होता है या फिर प्रॉपर्टी होता है जो एक मुस्लिम वाइफ इंटाइटल्ड होती है जिसके लिए अपने हस्बैंड से लेने के लिए जब उसकी शादी होती है, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, कि भाई इज्जत के तौर पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक अमाउंट पे करता है या एक प्रॉपर्टी पे करता है, तो उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डोर का क्लासिफिकेशन किया गया। डोर भी जो है अलग अलग तरीके का होता है। डोर का जो मेन क्लासिफिकेशन है वो दो क्लासिफिकेशन है। एक होता है स्पेसिफाइड डोर। क्या होता है? स्पेसिफाइड डोर, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं? महर ई मुसम्मा। क्या बोलते हैं? महर ई मुसम्मा। ठीक है, और दूसरा होता है कस्टमरी, जिसको बोलते हैं महर ई मिस्ल। क्या बोलते हैं? महर ई मिस्ल। अब जो मैंने पहला टाइप क्या बताया, स्पेसिफाइड डोर, जिसका नाम क्या होता है? महर ई मुसम्मा, ये भी अगेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है प्रॉम्प्ट डोर और दूसरा होता है डेफर्ड डोर। ये पहले के अंदर क्लासिफिकेशन है स्पेसिफाइड में। कस्टमरी में सिर्फ एक ही तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड डोर। तो पहले हम देखते हैं प्रॉम्प्ट डोर क्या होता है, फिर हम देखेंगे डेफर्ड डोर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कस्टमरी के अंदर जो स्पेसिफाइड डोर जिसको बोला जाता है, प्रॉपर डोर जिसको बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है। अब देखिए प्रॉम्प्ट डोर क्या होता है। प्रॉम्प्ट डोर जो होता है वो जैसे ही शादी होती है इमीडिएटली पेबल होता है। जैसे ही शादी होती है इमीडिएटली पेबल होता है, और ये जो है डिमांड के ऊपर पे करना पड़ता है। मतलब कि जैसे ही वाइफ डिमांड करती है कि ये जो डोर है ये पे किया जाए, वैसे ही हस्बैंड को ये अमाउंट पे करना पड़ता है, या ये जो भी प्रॉपर्टी होती है ये पे करनी पड़ती है। या फिर आपके पास डिले करने का कोई रीज़न और उसके लिए वाइफ एग्री कर जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज आपको इमीडिएटली ये पे करना होता है। और अगर आप ये पे नहीं करते, मतलब कि हस्बैंड अपनी वाइफ को ये पे नहीं करता, तो मतलब कि वैसे तो ये रियलाइज हो सकता है शादी के दौरान या शादी के बाद भी, उसके लिए आप एग्री होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हस्बैंड मना कर देता है कि मैं नहीं देता, तो फिर जो या नहीं देता तो फिर वाइफ जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है अपने हस्बैंड को कि जब तक कि ये प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा तो तब तक मैं इस व्यक्ति को अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी। और मान लीजिए कि अगर यहीं पे जो वाइफ है माइनर है, तो जो उसके गार्डियन है वो भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी बेटी को जो हस्बैंड है उसके घर नहीं भेजेंगे जब तक कि वो डोर की पेमेंट नहीं कर देता। और ऐसे सरकमस्टांसिस के अंदर भी
जहाँ पे वो डॉर नहीं पे कर रहा, जो हस्बैंड है वो बाउंड होगा अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, चाहे उसकी वाइफ जो है वो हस्बैंड से अलग रह रही हो, चाहे उसकी वाइफ मना कर रही हो मानने से कि हस्बैंड नहीं है, लेकिन हस्बैंड जो है वो एंटाइटल्ड होगा, मतलब कि एनफोर्सेबल होगा कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रॉम्प्ट डोअर हो गया, जो इमीडिएटली पे करना पड़ता है और डिमांड के ऊपर पे करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे टाइप का कौन सा होता है, डेफर्ड। डेफर्ड वर्ड से ही समझ आ रहा है आपको किस तरीके का प्रॉम्प्ट होगा ये, और सॉरी डोर होगा। तो एक तरीके से डेफर्ड तब पे होता है जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। अब ये मैरिज किसी भी तरीके से डिसॉल्व हो, चाहे डिवोर्स से डिसॉल्व हो, चाहे डेथ से डिसॉल्व हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड डोर बोलते हैं। ठीक है, डेफर्ड डोर का मतलब यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, आप इतना लिख दोगे काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास कौन सा डोर आता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टमरी डोर, जो मैंने आपको सेकंड क्लासिफिकेशन बताई थी ना, कस्टमरी डोर, प्रॉपर डोर बोल लो, मेहर ई मिसल बोल लो, स्पेसिफाइड डोर बोल लो, कुछ भी बोल लो। स्पेसिफाइड डोर क्या होता है, जो अमाउंट होता है डोर का वो स्पेसिफाइड डोर, इसमें क्या होता है, जो अमाउंट होता है ना डोअर का, वो जब मैरिज हो रही होती है, जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी वक्त उसको डिटरमाइन कर लिया जाता है, स्टेट कर दिया जाता है कि इतना अमाउंट होगा। ठीक है, तो वो पार्टीज अपने आप में सेटल कर सकती हैं कि वो कब पे करना है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसी वक्त पे करना है, बाद में पे करना है, तो ये अपने आप में पार्टीज डिसाइड कर लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि भाई इस वक्त पे करोगे, मैरिज के दौरान पे करोगे, मैरिज के बाद पे करोगे, कब पे करोगे, पहले पे करोगे, तो वो सब चीज़ें अपने आप में डिसाइड हो जाती हैं। लेकिन अमाउंट जो होता है डोअर का वो फिक्स अमाउंट होता है। अब मान लीजिए कि जो अमाउंट है फिक्स नहीं किया गया, ठीक है, जैसे स्पेसिफाइड अमाउंट है, बोला गया कि स्पेसिफाइड डाउर होगा और इतना डाउर होगा, ये सब बातें बोली गई। तो यहाँ पे अब जो डॉर का अमाउंट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक तो आपने फिक्स नहीं किया और आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दिया कि वाइफ जो है क्लेम नहीं करेगी डोर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये बात लिख देते तब भी वाइफ जो है एंटाइटल होगी डोर के लिए। और अगर आप अमाउंट फिक्स नहीं करते तो वहाँ पे किस हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा डोर को, जो अमाउंट अदर फीमेल मेंबर्स को, जो फादर की फैमिली है जिससे वो आ रही है लड़की, उसके जो अदर फीमेल मेंबर्स हैं उनको जिस हिसाब से अमाउंट मिला था, जिस हिसाब से डॉर का अमाउंट मिला था, उसी हिसाब से इसका डॉर भी फिक्स किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फादर की जो सिस्टर है उनको जो अमाउंट मिला था डॉर का, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा। वैसे तो जो सुन्नी लॉ है उसके अंदर कोई भी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितना डॉर होगा, कितना भी डॉर हो सकता है, लेकिन जो शिया लॉ है वहाँ पे प्रॉपर डॉर को बोला गया कि कितने से एक्सीड नहीं होगा, 500 दिरहम से एक्सीड नहीं होगा। ये 500 दिरहम का अमाउंट क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो अमाउंट था ये फिक्स किया गया था फतिमा की मैरिज में। फतिमा कौन थी, जो प्रॉफिट की डॉटर थी, उनके लिए ये अमाउंट फिक्स किया गया था। तो वहां पे इसलिए 500 दिरहम ही दिए जाते हैं सिर्फ शिया लॉ के हिसाब से, और इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक ऑनर का अमाउंट होता है, कोई आप वैसे ये पैसे नहीं दे रहे या अमाउंट पे नहीं कर रहे, तो जो अमाउंट प्रॉफिट ने नहीं लिया, जो प्रॉफिट की डॉटर ने नहीं लिया, उससे ज़्यादा अमाउंट हम कैसे ले सकते हैं, शिया कैसे ले सकते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने इतना ही अमाउंट लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हम पूरे मुस्लिम लॉ को खत्म करेंगे, मतलब इतना कर लेंगे कि आप कोई भी एग्जाम इससे दे सकते हैं, मेन सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। मेंटेनेंस की, ठीक है, तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति के पास राइट होता है कि उसको मेंटेन किया जाए। किस चीज़ के बेसिस पे मेंटेनेंस मांगी जा सकती है, कौन किस से मेंटेनेंस मांगेगा, तो ये मेंटेनेंस जो है मैरिज के बेसिस पे मांगी जा सकती है या फिर ब्लड रिलेशन के बेसिस पे मांगी जा सकती है, पहले मैरिज या फिर ब्लड रिलेशन, तो इन दो चीज़ों पे आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। इसी वजह से जो वाइफ होती है वो एंटाइटल होती है कि उसके हस्बैंड जो है वो उसको मेंटेन करे, क्योंकि उनके बीच में मैरिज हुई है और उसका राइट जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट है। इसी तरीके से और किस किस व्यक्ति को जो है एंटाइटलमेंट दी जा सकती है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, वाइफ को तो दी जाएगी, जो इनके यंग चिल्ड्रन है हस्बैंड और वाइफ के, वो भी एंटाइटल्ड है। ठीक है, जो नेसेसियस पेरेंट्स है, जिनको ज़रूरतमंद जो माता पिता हैं, उनको दिया जाएगा मेंटेनेंस, या फिर जो व्यक्ति अदर नेसेसियस रिलेशन के अंदर आते हैं, जो भी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर हैं, उनको भी ये अमाउंट एंटाइटल्ड होंगे वो मेंटेनेंस के लिए। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात करें तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से ये जो राइट है वाइफ का
कि उसके हस्बैंड उसको मेंटेन करे, एब्सोल्यूट राइट है। और क्योंकि वो उसकी वाइफ है, एज अ स्टेटस उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो अपने हस्बैंड से ये अमाउंट मांगे, और ये लीगल ऑब्लिगेशन होती है हर एक हस्बैंड की, वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, चाहे उसकी वाइफ जो है अपने उसके पास मीन्स है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, और चाहे हस्बैंड के पास मीन्स नहीं है कि वो मेंटेनेंस दे पाए, तब भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनको वो मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और जो ये वाइफ का राइट है मेंटेनेंस का, ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है? पर्सनल लॉ के द्वारा रेगुलेट होता है। लेकिन हमारा जो CRPC है सेक्शन 125 टू 128 वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, और वाइफ जो है सेक्शन 125 टू 128 के हिसाब से मेंटेनेंस मांग सकती है। यहाँ पे कौन सा हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं जिसके हिसाब से मेंटेनेंस मांगी जाती है, जैसे कि बेगम शबानू आलिया सारिया बानू वर्सेस AM अब्दुल गफूर का केस आता है। और सबसे फेमस केस कौन सा आता है? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो मुस्लिम वुमेन होती है, जब तक कि वो दूसरी मैरिज ना कर ले तब तक वो एंटाइटल होगी सेक्शन 125 ऑफ CRPC के हिसाब से अपने हस्बैंड से क्या लेने के लिए? मेंटेनेंस लेने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई हस्बैंड इस तरीके से रिफ्यूज़ कर देता है अपनी वाइफ को कि वो उसको मेंटेनेंस नहीं देगा, तो मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वहाँ पे तो इसके बारे में बताया गया है कि उसको सज़ा वगैरह जो मिलेगी। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कोई मेंटेनेंस नहीं पे करता अपने वाइफ को, तो जो भी सज़ा वहाँ मिलती है तो वो सज़ा भी मिलेगी। तो ये जो क्लेम है जो CRPC में मांगा जाता है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लेम है, एक स्टैट्यूटरी राइट के तौर पर देखा जा रहा है, और वो पर्सनल लॉ से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और मान लीजिए अगर एक मुस्लिम वाइफ जो अलग से रह रही है, सेपरेट होकर रह रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी इंटाइटल्ड होगी कि वो मेंटेनेंस मांगे अपने हस्बैंड से CRPC के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी? मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन की, कि जिसको डिवोर्स दे दिया है हस्बैंड ने, तो अगर ऐसी वुमेन है तो उसके लिए क्या होगा? तो मेंटेनेंस जो होती है वो कौन कौन से हेड के हिसाब से आप देख सकते हो, जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एक डिवोर्स वुमेन की। देखिए 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। एक तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से मांगा जा सकता है। ठीक है, दूसरा आप किसके हिसाब से मांग सकते हो? सेक्शन 125 ऑफ CRPC के हिसाब से मांग सकते हो। और जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ ऑन डाइवोर्स एक्ट है उसके हिसाब से मांग सकते हो। ठीक है, अब ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। तो एक डिवोर्स वाइफ होती है, वो अपने फॉर्मर हस्बैंड से जिससे उसका डिवोर्स हुआ है उससे वो मेंटेनेंस मांग सकती है अपने इद्दत के दौरान। और अगर आप इद्दत का कितना पीरियड होता है हम अभी पीछे समझ के आए, जहाँ पे आप डिवोर्स से लेते हो 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं। जो 3 मेंस्ट्रुअल सर्कल जब वो से निकल जाती है तब तक उसको हम इद्दत बोलते हैं। तो उस दौरान वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अपने हस्बैंड से जिससे उसने डिवोर्स लिया उससे वो मेंटेनेंस मांग सकती है। और अगर वो प्रेग्नेंट थी तो जब तक उसके जो बेटा है जो बेटी है उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो मांग सकती है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इद्दत के दौरान ही जो हस्बैंड होता है वो लाइबल होता है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से आए सेक्शन 125 के हिसाब से, तो यहाँ पे सभी सर्कमस्टांसेस के अंदर एक जो हस्बैंड होता है कितने भी पीरियड के बाद, जब तक कि ये अनडिवोर्स है, किसी और से शादी नहीं कर रही, तब तक के लिए ये अपने हस्बैंड से जो जिससे डिवोर्स लिया उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। क्या क्या कंडीशंस होती है किन किन सर्कमस्टांसेस में, कि जो ये वुमेन है जो मेंटेनेंस मांग रही है उसने दोबारा शादी ना की हो, रीमैरी ना की हो। ठीक है, या फिर जब उसकी शादी हुई, मतलब जब डिवोर्स हुआ था, तो जो अमाउंट उसको एक कस्टमरी अमाउंट मिल रहा था पर्सनल लॉ के हिसाब से, उसको अगर वो पूरा अमाउंट मिल गया हो तो फिर वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। और या फिर वो खुद ही अपने इन राइट्स को सरेंडर कर दे कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए। यहीं पे हमारे सामने कौन सा फेमस केस आता है? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस आता है, जहां पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो मुस्लिम वुमेन होती है, डिवोर्स मुस्लिम वुमेन होती है, जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले उसको हम वाइफ की तरह ही, जिस तरीके से वाइफ को मेंटेनेंस दी जाती है उसी तरीके से डिवोर्स वुमेन को भी मेंटेनेंस दी जाएगी उसके हस्बैंड के द्वारा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने मेंटेनेंस के बारे में समझा। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, डिवोर्स। अब देखिए डिवोर्स का मतलब क्या होता है। अलग अलग टाइप के डिवोर्स अरेबिया या इस्लामिक अरेबिया के हिसाब से दिए गए हैं और वो अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल भी होते हैं। डिवोर्स जो है एक तरीके से जब दो लोग अलग हो जाते हैं, दो हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, उसको हम डिवोर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ड आता है कौन सा डिवोर्स के लिए? तलाक। क्या वर्ड आता है? तलाक, जो हम यूजुअली यूज़ भी करते हैं। तलाक जो है एक अपने आप में अरेबिक वर्ड है, जिसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है टू रिलीज, कि आपने रिलीज कर दिया, छुटकारा दे दिया। तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से तलाक का मतलब क्या है कि जब एक जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को रेप्यूडिएट कर देता है मैरिज से, तो हम बोल देते हैं कि उसने तलाक दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप मुस्लिम्स के अंदर देखोगे तो कई काइंड्स ऑफ तलाक या कई काइंड्स ऑफ डिवोर्स दिए गए हैं। तो अगर हम उसको देखें कि किस तरीके से आप डिवोर्स ले सकते हो मुस्लिम लॉ के अंदर, तो देखिए किस तरीके से होता है, मतलब कि जो मैरिज होती है वो किस तरीके से डिसॉल्व होती है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो या तो होती है डेथ से, तो ये तो नेचुरल कॉज हो गया, यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो बाय डेथ ऑफ द पार्टी जो मैरिज होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। या फिर होती है डिवोर्स से। अब डिवोर्स जो होता है, मेन राइट वैसे तो हस्बैंड के पास ही है, हस्बैंड दे सकता है, ठीक है, वाइफ दे सकती है, या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से कर सकते हैं, या फिर वो जुडिशियल डिग्री ले सकते हैं किसके अंदर? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चार तरीके हैं जहाँ पे वो डिवोर्स ले सकते हैं। अब देखिए मेन राइट जो वो हस्बैंड के पास ही है मुस्लिम लॉ के हिसाब से कि वो डिवोर्स दे सकता है। अब जब हस्बैंड जो है डिवोर्स देता है तो या तो वो तलाकुल सुन्नत करता है या तलाकुल बिद्दत करता है, इसके अलावा इला और ज़िहर होता है। अब देखिए जो तलाक होता है दो तरीके का तलाक होता है, अगर हम डिवाइड करें तलाक को, या तो तलाकुल सुन्नत होता है या फिर तलाकुल बिद्दत होता है। तलाकुल सुन्नत, तलाकुल सुन्नत इसका मतलब क्या होता है कि जो तलाक है वो रिवोकेबल है। रिवोकेबल मतलब कि उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो तलाकुल बिद्दत होता है ये इररिवोकेबल तलाक होता है और उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं दी गई मुस्लिम लॉ के हिसाब से। तलाकुल सुन्नत जो होता है यहाँ पे रिवोकेबल किस तरीके से होता है, क्योंकि जब डिवोर्स होता है उसके बाद ये जो इद्दत का पीरियड होता है, ये पीरियड दिया जाता है कि इसके अंदर आप शादी को दोबारा से अपनी रिवोक कर सकते हो, मतलब कि जो डिवोर्स लिया आप उसको रिवोक कर सकते हो और आप वापस से अपनी शादी जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तलाकुल सुन्नत को जो है रिकॉग्निशन मिली हुई है और ये सही से फॉलो होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमने दो तरीके के तलाक देखे, कौन कौन से? तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। अब देखिए ये जो तलाकुल उन्नत या तलाकुल सुन्नत या तलाकुल बिद्दत है, इनको भी आगे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तलाकुल सुन्नत को, जिसको हम रिवोकेबल तलाक बोलते हैं, दो तरीके के होते हैं, तलाकुल अहसन और तलाकुल हसन। अब ये तलाकुल अहसन और तलाकुल हसन क्या होता है ये हमें देखना जरूरी है। तलाकुल सुन्नत का एक और नाम होता है तलाकुल राजे, जहां पे राजी से तलाक किया जा रहा था। तलाकुल राजे या तलाकुल सुन्नत आप दोनों नाम से बोल सकते हो। और ये जो तलाकुल सुन्नत है इसको अप्रूव्ड तलाक भी बोला जाता है, अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक भी बोला जाता है, क्योंकि तलाकुल सुन्नत को जो प्रॉफिट के ट्रेडिशन है उसके ऊपर बेस रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलिएशन या कॉम्प्रोमाइज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि हस्बैंड वाइफ आपस में शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या रिकंसाइल कर लें अपनी शादी को, या फिर जो उनके बड़े हैं वो आपस में आकर उनकी शादी ठीक करा दें। तो इसलिए इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज बोला गया है। अब देखिए तलाक उल हसन क्या होता है। तलाक उल हसन और तलाक उल अहसन और हसन, अहसन जो है इसको मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ रेप्यूटेशन बोला गया, सबसे अच्छा तरीका। हसन जो है ये भी प्रॉपर है लेकिन ये मोस्ट प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पे अहसन में आपको क्या फॉर्मेलिटीज करनी होती है, तब आपको बोला जाता है कि आपका डिवोर्स हो गया। अहसन के अंदर क्या होता है, हस्बैंड को एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट करनी होती है तलाक की। किस दौरान? तुहर के दौरान। जब वाइफ जो है तुहर से गुजर रही होती है उस दौरान उसको एक बार ही बोलना होता है तलाक। तुहर मतलब कि जब वो अपने प्योरिटी के टाइम से गुजर रही है, मतलब कि जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा, जब वो मेंस्ट्रुएशन में नहीं है,
प्योरिटी के पीरियड में जिसको बोला जाता है। तो ये 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच का पीरियड होता है। इस वक्त जब उसको बोला जाता है तो ये पीरियड स्टार्ट होता है डिवोर्स का। और मान लीजिए जो ये जो पीरियड ऑफ तुहर है, इसके अंदर अगर जो उनके बीच की कोहैबिटेशन है, जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच की कोहैबिटेशन है वो पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो वुमेन है वो सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन नहीं है, मतलब कि वो उसकी एज इतनी होगी उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो वहाँ पे जो इस तरीके का तलाक होता है वो किसी भी टाइम समय पे लिया जाता था। जैसे यहाँ पे जब हमने बोला तो यहाँ तुहर के दौरान ले रहा है, लेकिन जो जहाँ पे उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती तो किसी भी समय आप तुहर का डिवोर्स ले सकते हो। अब आप क्या करोगे, जब वो प्योरिटी के दौरान या अगर वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती उस दौरान आपने एक बारी क्या प्रोनाउंशिएट किया, तलाक बोला आपने, ठीक है। अब जब आपने ये सिंगल प्रोनाउंसमेंट की तलाक की, अब क्या होगा कि जब आपने की यहाँ से वाइफ को एक इद्दत के पीरियड से गुजरना पड़ेगा। कितना टाइम का इद्दत का पीरियड होगा, 3 मंथ का होगा या 3 मंथली कोर्स का होगा, 3 महीने या 3 मंथली कोर्स बोल रहा हूँ, मतलब कि 3 मेंस्ट्रुएशन नहीं आ जाते जब तक उसके। और अगर वो जब उसको ये किया गया उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, तो जब तक कि उस बच्चे की डिलीवरी नहीं होती तब तक हम बोलते हैं इद्दत का पीरियड। तो इस इद्दत के पीरियड से गुजरना होगा। अगर इस इद्दत के पीरियड में उनकी शादी रिकंसाइल हो जाती है, दोबारा से वापस आ जाते हैं साथ, तो ये खत्म, रिवोक हो गया डिवोर्स की भाई शादी दोबारा से हो गई, उनकी मानी जाएगी, निकाह दोबारा से माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस दौरान वो साथ नहीं आते, तो जब ये खत्म हुआ पीरियड यहाँ से अब वो इरिवोकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखा कि एक तरीके से आपको रिवोक करने का पीरियड मिला 3 महीने का, जितने भी 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए, तो आप उस वक्त उस शादी को रिवोक कर सकते हो, मतलब उस डिवोर्स को रिवोक कर सकते हो और वापस से शादी में आ सकते हो। तो इसलिए इसको एक रिकॉग्नाइज तरीका बोला जाता है। और तलाक हसन के अंदर क्या होता है, ये जो है ये भी प्रॉपर होता है तलाक हसन, लेकिन तलाक अहसन से उतना प्रॉपर नहीं होता। ये भी एक अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक है। इस फॉर्म में भी क्या होता है कि रिवोकेशन का आपको तरीका मिल रहा है। आप किस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जो ईविल वर्ड तलाक होता है ये 3 बारी बोला जाता है। 3 बारी एक साथ नहीं बोला जाता, 3 अलग अलग मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर बोला जाता है। मतलब कि 3 अलग अलग तुहर के अंदर बोला जाता है। जैसे एक मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, दूसरा मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, तीसरा आया, तो 1 2 3 इस दौरान ये बोलेगा। तो क्या है कि यहाँ पे हस्बैंड जो है एक सिंगल डिक्लेरेशन करेगा तलाक की जब उसका तुहर का पीरियड चल रहा है। फिर इसी तरीके से जब दूसरा तुहर का पीरियड आएगा, पीरियड ऑफ प्योरिटी आएगा, सेकेंड टाइम वो उसको बोलेगा, ठीक है। तो 2 बारी हो गया अब यहाँ पे। अब हमने कितनी बारी करना है, 3 बारी करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जब वो तीसरी बारी बोल देगा ना तो यहाँ पे शादी खत्म हो जाएगी। तो मतलब कि अगर वो पहले जब उसने बोला या दूसरी बारी बोला, इस दौरान अगर वो दोबारा से शादी को रिवोक कर देते हैं, किसी तरीके से कंज्यूमेट कर लेते हैं, जो कुछ भी चीज़ हो जाती है, तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये तीसरी बारी बोल दिया ना, तब यहाँ पे शादी जो है वो खत्म हो जाएगी और ये जो तलाक है वो इर्रिवोकेबल हो जाएगा। अब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते तीसरी बारी बोलने के बाद, ठीक है। तो आपने 3 अलग अलग कंजिक्यूटिव पीरियड में बोलना है इसको, तब आपका ये तलाक माना जाएगा। अब हम आते हैं तलाकुल बिद्दत के ऊपर। तलाकुल बिद्दत को एक तरीके से अब इलीगल कर दिया गया है 2019 के बाद, जहां पे अगर कोई ट्रिपल तलाक करता है, जिसके अंदर ट्रिपल तलाक आता है, 3 बारी एक साथ अगर तलाक बोल देता है तो और बोल देता है कि शादी खत्म, इर्रिवोकेबल होगी, तो इस तरीके की शादी को इलीगल कर दिया गया इंडिया में। और अगर कोई इलीगल शादी करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है या नहीं है पता नहीं, लेकिन 3 साल की सज़ा नहीं देनी चाहिए। आप ये बोल सकते थे कि ये शादी जो है आप इस तरीके से आपकी रिवोक नहीं होगी, आपकी शादी मानी जाएगी। ये सज़ा देने का कंसेप्ट पता नहीं ठीक है नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है जो तलाकुल बिद्दत है इसको हम तलाकुल बेन भी बोलते हैं। ये एक डिसअप्रूव मोड है डिवोर्स का, और जैसे ही आप वर्ड बोलते हो, जैसे ही आपका तलाक होता है, वहाँ से शादी आपकी ख़त्म हो जाती है। कोई भी मतलब आपके पास तरीका नहीं रह जाता कि अब आप उसको रिवोक करें या फिर ख़त्म करें, मतलब रिकन्सिलिएशन की अपॉर्चुनिटी आपके पास से चली जाती है। और जो प्रॉफिट है उन्होंने भी इसको अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक नहीं बोला। शिया लॉ के अंदर जो इर्रिवोकेबल तलाक है, जितने हम इर्रिवोकेबल तलाक देखते हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं है। और सुन्नी में थे, लेकिन अब सुन्नी में भी ट्रिपल तलाक खत्म हो गया क्योंकि इंडिया के अंदर इसको इलीगल कर दिया गया। अब देखिए इसके अलावा हमने 2 और कौन से देखे थे, इला और जिहार। इला और जिहार किस तरीके से होता है,
इला और ज़िहार किस तरीके से होता है? देखिए, इला का मतलब क्या होता है? जो तलाक है, तो हमने तलाक देख लिया। इला क्या है? एक तरीके से मैरिज को आप खत्म कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, रेप्यूडिएट कर रहे हो। तो तलाक के अलावा जो मुस्लिम हस्बैंड है वो शादी को रेप्यूडिएट कर सकता है दो और तरीके से। कौन से? इला और ज़िहर से। इला और ज़िहर जो है एक तरीके से हस्बैंड को कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स की पावर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हस्बैंड जो है ऐसे बोलेगा नहीं डिवोर्स या इस तरीके को कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या करेगा? अपने कंडक्ट से, अपने नेचर से, मतलब इस तरीके का कंडक्ट करेगा जिससे कि वो मैरिज को डिसॉल्व करना चाहता है। इस तरीके का कंडक्ट करेगा वो, ठीक है, इला और ज़िहर के अंदर। अब इला के अंदर क्या होता है? इला के अंदर ना, इला जो होता है, इला के अंदर हस्बैंड क्या करता है? वो ओथ लेता है। वो ओथ लेता है, वो कसम खाता है कि मैं अपनी शादी को, शादी के अंदर जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है वाइफ के साथ वो नहीं करूँगा और कोई भी कंज्यूमेशन नहीं करूँगा अपनी वाइफ के साथ। कितने टाइम तक? 4 मंथ्स तक, ठीक है। वो इस तरीके की कसम खा लेता है। 4 महीने तक वो कोई इस तरीके का कंज्यूमेशन नहीं करेगा। और जब ये 4 महीने बीत जाते हैं, मैरिज जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और वो इर्रिवोकेबल बन जाती है, ठीक है। ये भी एक इर्रिवोकेबल तरीका ही हो गया। मतलब 4 महीने का तरीका है तो रिवोकेबल बोल सकते हो। 4 महीने में आपके पास टाइम है कि आप उसको वापस से ठीक कर सकते हो शादी को। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हस्बैंड जो है कोहिबिटेशन में स्टार्ट कर देता है इस 4 महीने के अंदर अंदर, तो फिर वो इला जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मैरिज जो है डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इला के अंदर एक तरीके से हस्बैंड को एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स की पावर दी गई है। वो अपने कंडक्ट से जो है शादी को ख़त्म कर सकता है। शिया लॉ जो होता है, जो हम जिसके अंदर इतना अशारी स्कूल पढ़ते हैं, उसके अंदर इला जो है वो डिवोर्स का तरीका नहीं माना गया। वहाँ पे आप शिया लॉ के अंदर, इतना अशारी स्कूल के अंदर इला के तरीके से अपना जो डिवोर्स है वो नहीं ले सकते। वहाँ पे आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप कोर्ट जाके, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके अपना इला के हिसाब से भी डिवोर्स ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि मतलब एक तरीके से जैसे 4 महीने बीतेंगे ना, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाके फिर वो डिक्री लेगी वाइफ, फिर उसको डिवोर्स मिलेगा, जुडिशियल डिवोर्स। फिर दूसरा तरीका आता है ज़िहर। अब देखिए ज़िहर में क्या होता है, ये भी एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स है। इसके अंदर जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को कंपेयर कर लेता है किसी ऐसी वुमेन से जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर होती है। जैसे ये अपनी वाइफ को अपनी मदर से कंपेयर कर देगा या अपनी सिस्टर से कंपेयर कर देगा, तो ऐसा बोलेगा कि आज से तुम मेरी जो है मदर की तरह हो, या आज से तुम मेरी बहन की तरह हो। तो इस तरीके का जब वो ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन कर देता है जो नहीं करना चाहिए था उसको, तो अब वो हस्बैंड अपनी उस वाइफ के साथ कोहेबिट नहीं कर सकता। और कितने महीने तक वो कोहेबिट नहीं करेगा? 4 महीने तक कोहेबिट नहीं करेगा। जब वो 4 महीने बीत जाएंगे तो ज़िहर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो मैरिज है वो अभी डिसॉल्व नहीं होगी। 4 महीने के बाद जब ये 4 महीने बीत जाएंगे, अब जो वाइफ है उसके पास कुछ राइट्स आ जाएंगे। ये ज़िहर के 4 महीने जब बीत जाएंगे तब उसके पास कुछ राइट आ जाएंगे कि वो जो वाइफ है अब इस 4 महीने के बाद कोर्ट जा सकती है। कोर्ट जाके वो डिवोर्स मांग सकती है, जुडिशियल डिवोर्स बोल सकते हैं, या फिर वो कोर्ट जा सकती है और बोल सकती है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स किया जाए। मतलब कि जो उसके शादी के राइट्स उससे छीन लिए गए थे वो उसको वापस दिलाए जाएं। तो यहाँ पे वाइफ के पास ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दूसरे टाइप का डिवोर्स होता है, ये हमने भी कौन सा समझा? पहला समझ रहे थे सारा, बाय हस्बैंड जो होता है, सब पूरी तरीके से हस्बैंड के पास राइट होते हैं। दूसरा होता है बाय वाइफ, जिसको तलाक़े तफवीज़ भी बोलते हैं। तलाक़े तफवीज़ ये कौन देता है? डेलीगेटेड डिवोर्स बोलते हैं। एक तरीके से डिवोर्स का राइट है तो हस्बैंड के पास ही, लेकिन बोला जा रहा है कि ये वाइफ के पास राइट है। मतलब कि हस्बैंड अपना राइट किसको दे देता है? वाइफ को दे देता है डिवोर्स का। तलाक़े तफवीज़ बोलते हैं जिसको। तो एक जो मुस्लिम हस्बैंड होता है जिसके पास एक अनरेस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं डिवोर्स देने के किसी भी तरीके से, हमने इतने सारे तरीके देखे कि कैसे एक हस्बैंड अपने वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। तो इस राइट को वो डेलीगेट कर देता है किसी और व्यक्ति को, मतलब चाहे वो वाइफ को कर दे या किसी तीसरे व्यक्ति को भी कर सकता है, वो जो कि हस्बैंड के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके के जहां पे वो अपने राइट को डेलीगेट कर देता है उसको हम तलाक़े तफवीज़ या डेलीगेटेड डिवोर्स बोल देते हैं कि भाई या तो वाइफ प्रोनाउंस करे तलाक को या कोई तीसरा व्यक्ति आगे करे, ठीक है। और तो बस ये होता है तलाक़े तफवीज़ के अंदर। फिर आता है हमारे पास खुला, जो तीसरे टाइप का डिवोर्स होता है। खुला, खुला मतलब कि
जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो जो वाइफ है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैरिज को डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट दो होती है, खुला और मुबारक। तो पहले हम खुला देख रहे हैं। खुला क्या होता है यहाँ पे, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है खुला का, टू ले डाउन। मतलब कि लॉ के हिसाब से जो हस्बैंड होता है वो अपने राइट्स को ले डाउन कर देता है वाइफ के ऊपर। मतलब कि अगर इस तरीके की शादी चलेगी तो जो उनके बीच में यूनियन रहेगा ना, वो हेटफुल यूनियन रहेगा। आपस में वो खुद अपनी, मतलब जो खुद अपनी आपसी सहमति से इसको ख़त्म कर देते हैं, और जो अपने राइट्स होते हैं इस तरीके के वो ले डाउन कर देता है जो हस्बैंड होता है वाइफ के ऊपर, और जो अथॉरिटी होती है वो भी अपनी वाइफ पर डाल देता है कि अब ये हम इसको ख़त्म करते हैं। तो अगर हम खुला के एसेंशियल्स देखें जिससे कि हमें समझ आए कि खुला है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पार्टीज़ जो है उनकी कंपिटेंस होनी चाहिए खुला करने के लिए। ऐसे ही नहीं, कंपिटेंस होनी चाहिए। मतलब कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो कैसे होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, उन्होंने अपनी प्यूबरिटी अटेन कर ली हो, मतलब कि वो 15 साल के हो गए हों, और अगर माइनर या इंसेन है या इंसेन हस्बैंड है जो कि लॉफुली खुला को इफेक्ट नहीं दे सकते। तो इस ऐसे केस के अंदर जो गार्डियन होंगे इनके, वो जो है खुला को इफेक्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे वो खुद ही कॉम्पिटेंट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो होती है वो क्या होती है, खुला के अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जो वो ये चीज़ कर रहे हैं वो जोर ज़बरदस्ती या धमकी में आके इस तरीके से ना कर रहे हो, फ्री कंसेंट से कर रहे हो। लेकिन जो हनाफी लॉ होता है वहाँ पे अगर खुला किसी कंपल्शन में या इंटॉक्सिकेशन में ऐसे भी दे दिया जाए तो वो वैलिड होता है। ठीक है, अदरवाइज आप इंटॉक्सिकेशन में या किसी और तरीके से कंपल्शन में कर रहे हो तो नहीं होगा, हनाफी लॉ में होता है। तीसरी चीज़ आती है खुला के अंदर फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक ऑफर किया जाता है वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड को कि उसको रिलीज़ कर दे मैट्रिमोनियल टाई से, जो उसके बीच में जो जिस तरीके से वो बंदी हुई है उससे शादी से, उसको रिलीज़ कर दे। ये ऑफ़र हस्बैंड को किया जाता है। जो ये जो ऑफ़र किया जा रहा है खुला का, ये हस्बैंड के द्वारा अगर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो फिर ये मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए जैसे इसने ऑफ़र किया वाइफ ने अभी हस्बैंड को, हस्बैंड ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस ऑफर को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि आपने ऑफर किया इसने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसको रिवोक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो वाइफ है इस ऑफर को रिवोक भी कर सकती है अगर इसने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो। और सुन्नी लॉ के अंदर यहाँ पे जब ये हो रहा है तो विटनेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिया लॉ के अंदर जब इस तरीके का ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है तो 2 कॉम्पिटेंट विटनेस प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, और चौथी बात अगर हम देखें खुला के अंदर जो होनी चाहिए वो होती है कंसीडरेशन, कि अगर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को रिलीज़ करना है तो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को क्या पे करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और वो सम के क्या मनी में हो सकता है, प्रॉपर्टी में हो सकता है, जो भी वो सेटल करते हैं अपनी खुला के लिए, जब वो ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है उस वक्त जो भी वो सेटल करते हैं। तो इसके अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, जैसे कि डॉर में होता है ना, सेम उसी तरीके का हो गया। लेकिन एक बार जब कंसिडरेशन सेटल हो जाता है तो फिर उसको आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहले तरीके का डिवोर्स हो गया किसका, म्यूचुअल कंसेंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं खुला, जहां पे वाइफ अपने हस्बैंड को ऑफर करती है कि मैं आपको डिवोर्स दे रही हूं, वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां पे डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, मुबारत, जो कि म्यूचुअल कंसेंट से होता है। मुबारत के अंदर क्या होता है, ये जो म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जैसे कि खुला के अंदर जो वाइफ होती है वो ही सिर्फ डिजायरस होती है सेपरेशन के लिए, और वो ऑफर करती है एक तरीके से, होते तो दोनों है क्योंकि दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है उसको, लेकिन वहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो वाइफ जो होती है वो डिजायरस होती है सेपरेशन के लिए और वो ऑफर करती है। लेकिन मुबारत के अंदर बोथ पार्टीज जो होती है दोनों तरफ से इक्वली विलिंग होती हैं मैरिज को ख़त्म करने के लिए। इसलिए जो मुबारत होता है यहाँ पे ऑफर फॉर सेपरेशन जो होता है किसी भी तरीके से आ सकता है, हस्बैंड से भी आ सकता है, वाइफ से भी आ सकता है, और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो मुबारत से डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, और जो हम आखिरी तरीका पढ़ते हैं डिवोर्स का वो कौन सा आता है, जुडिशियल डिवोर्स, जो सेक्शन 2 के अंदर दिया गया, किसके, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के, 1939 का जो एक्ट है। ठीक है, तो अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो तलाक़ उल बिद्दत बता रहा था, तो वहाँ पे एक केस भी आता है, कौन सा फेमस केस है, उसका नाम क्या है, एक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, शाहबानो बेगम का केस आता है। नहीं, शाहबानो बेगम तो उसके अंदर है जो
मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम देखते हैं। शायरा बानो का केस, शायरा बानो 2019 में जो केस हुआ था शायरा बानो, तो शायरा बानो केस के अंदर जब बोला गया था कोर्ट के द्वारा कि ये सही नहीं है, तो फिर 2019 में जो हमारी पार्लियामेंट है वो ऑर्डिनेंस लेके आई थी और फिर इसको इलीगल कर दिया गया था, तलाक़ बिद्दत जो ट्रिपल तलाक था उसको, और फिर और साथ ही साथ उसको क्रिमिनलाइज भी कर दिया गया था कि जो अगर इस तरीके का करेगा तो उसको कोर्ट भी जाना पड़े, मतलब जेल भी जाना पड़ेगा 3 साल के लिए, 3 साल तक के लिए। ठीक है, तो ये वाला केस आप ध्यान रखिएगा, शायरा बानो वाला। ठीक है, पहला तो वो शाह बानो था, शाह बानो बेगम, ये शायरा बानो है। ठीक है, जिसके अंदर ये ट्रिपल तलाक के बारे में आया था। अच्छा, उसके बाद मैं कहाँ पे था, मैं आपको बता रहा था जुडिशियल डिवोर्स बता रहा था, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से होता है, सेक्शन 2 के हिसाब से। तो जो जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उससे पहले जो ब्रिटिश कोर्ट्स थे उन्होंने डिनाई किया था कि मुस्लिम वुमेन के पास ये राइट है कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है अपने शरीयत के हिसाब से। लेकिन उनके पास सिर्फ कब क्या क्या राइट है कि कब कब वो अप्लाई कर सकती थी, जब उसका हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंसी आ जाती है, लियान हो जाता है, या फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के ऊपर, जो मैंने आपको पहले बताया था, ख्यार उल बुलग जिसको बोलते हैं। लेकिन जब ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया 1939 के अंदर, इसने एक रिवोल्यूशनरी चेंज कर दिया, जहाँ पे जो वुमेन है उसके पास डिवोर्स का राइट आ गया। तो सेक्शन 2 जो है इसका, वहाँ पे ये राइट मुस्लिम वुमेन्स को मिलता है। अब देखिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं। ठीक है, जिस बेसिस पे जो वुमेन है अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। पहला ग्राउंड आता है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, मतलब कि जो अगर हस्बैंड है वो 4 साल तक नहीं जाना गया, कि किसी ने भी उसको 4 साल तक उसके बारे में नहीं सुना, किसी ने भी नहीं देखा उसको, तो वहाँ पे जो वुमेन है मुस्लिम लॉ के हिसाब से जिसकी शादी हुई थी, वो एंटाइटल्ड होगी कि वो कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री ले ले। लेकिन जहाँ पे जो इस ग्राउंड पे डिक्री पास होगी, वो 6 महीने तक इफेक्ट में नहीं आएगी इस डिक्री के। मान लीजिए इस 6 महीने के पीरियड के अंदर उसका हस्बैंड अपीयर हो जाता है, तो फिर वो वापस से मानी जाएगी शादी। ठीक है, अब 6 महीने के बाद अगर हो जाता है तो फिर वो जो है डिक्री जो है वो इफेक्ट के अंदर आ जाएगी और मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ग्राउंड जिस बेसिस पे डिसॉल्व की जा सकती है मैरिज, वो होता है फेलियर टू मेंटेन, कि अगर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है या फेल कर रहा है मेंटेनेंस देने में, कितने टाइम तक, 2 ईयर्स तक। ठीक है, तो वहाँ पे वो डिवोर्स मांग सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि अगर उसका हस्बैंड है उसको जेल हो जाती है, अगर हस्बैंड को 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो जाती है, तो यहाँ पे जो वाइफ होती है वो एंटाइटल हो जाती है कि वो इस तरीके की डिक्री ले ले। और चौथा पॉइंट आता है कि जहाँ पे मैरिटल ऑब्लिगेशंस जो है वो हस्बैंड परफॉर्म ना कर सके, तो अगर हस्बैंड फेल कर जाता है इस तरीके के जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं बिना किसी रीजनेबल कॉज के 3 साल तक, ठीक है, तो यहाँ पे भी वाइफ के पास ये ग्राउंड बन जाता है कि वो डिवोर्स ले सकती है। पांचवा आता है कि भाई अगर हस्बैंड जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंसी आ गई हस्बैंड के अंदर और वो चल रही है ये चीज़, मतलब कि शादी के वक्त भी वो इंपॉर्टेंट था और वो अभी भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो यहाँ पे भी वो एंटाइटल हो जाती है वुमेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हस्बैंड जो है इनसेन हो जाता है, उसके अंदर कोई बीमारी हो जाती है, वेनरल डिजीज़ हो जाती हैं, लेपर्सी हो जाती है उसको, तो यहाँ पे भी वो जुडिशियल डिवोर्स मांग सकती है। और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी तो हमने पहले समझा ही है कि भाई 15 साल की जब उसको प्यूबर्टी होती है और 18 साल से पहले वो इस तरीके का ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को यूज़ करके कोर्ट में जाके भी फिर वो अपनी मैरिज को ख़त्म करा सकती है। और वो ग्राउंड मांग सकती है कि भाई उसका हस्बैंड जो है उसके साथ क्रूरलिटी करता है। ठीक है, जैसे कि उसको असॉल्ट करता है, उसकी लाइफ उसने जो है मिजरेबल बना रखी है, उसके साथ बैड कंडक्ट करता है, चाहे वो फिजिकल इल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, चाहे वो मेंटल इल ट्रीटमेंट कर रहा है, या फिर वो अपनी वाइफ के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाता है कि वो इल रेप्यूटेटेड वुमेन है, या फिर इन फेमस लाइफ जिस वजह से वाइफ को जीनी पड़े। ठीक है, या फिर वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है कि वो इमोरल लाइफ जिए, या फिर जो उसकी वाइफ है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज कर देता है और वो अपनी लीगल राइट ना यूज़ कर पाए उस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस तरीके से प्रिवेंट करता है उसको, तो ये सब क्या आएगा, क्रूरलिटी के अंदर आएगा। उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि वो अपने रिलीजियस प्रोफेशन को, प्रैक्टिस को फॉलो ना करे, या फिर उसके पास एक से ज़्यादा वाइफ होती है और सभी को वो इक्विटेबली ट्रीट नहीं कर रहा अपने कुरान के हिसाब से।
ठीक है, तो ये ग्राउंड बन जाता है कि जो वाइफ है सेक्शन 2 के हिसाब से कोर्ट से जाके जुडिशियल सेपरेशन मांग सकती है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं इसके बाद अपने एक टॉपिक के ऊपर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। पैटर्निटी का मतलब क्या होता है? पितृता। मतलब कि किस तरीके से जो एक मैन होता है, मतलब कि एक हस्बैंड होता है, वो एक चाइल्ड को एक्सेप्ट कर सकता है एज अ फादर। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी का वर्ड उर्दू में होता है इकरार ए नसब। क्या बोलोगे? इकरार ए नसब, कि एक पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने आप को किसी बच्चे का फादर। तो जहां पे पैटर्निटी या जिसको लेजिटिमेसी बोलते हैं, किसी बच्चे की अनसर्टेन होती है क्योंकि जो उसके पेरेंट्स से जो उनकी शादी हुई थी वो एस्टेब्लिश नहीं की जा पा रही। किस वक्त? जिस वक्त उस बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक है, या फिर जब भी वो कंसेप्शन हुई थी या बर्थ हुआ था, तो जो हस्बैंड है वो एक डिक्लेरेशन निकाल सकता है और वो एक्नॉलेजमेंट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मैं इस बच्चे का पिता हूं। अब मान लीजिए कि जहां पे वो बच्चा इलेजिटिमेट होता है, चाहे उसका रीज़न हो कि वो किसी अडल्ट्री में से पैदा हुआ हो जिसको हम जीना बोलते हैं, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किस तरीके की शादी की हो, प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर शादी कर रखी हो, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं की जा सकती कि यहाँ पे कोई फादर आके, कोई व्यक्ति आके एक्नॉलेज करे कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो यहाँ पे आप उसको इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट पैटर्निटी की नहीं दे सकते। तो इसलिए ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी है, ये क्या है? लिमिटेड है। और मुस्लिम लॉ के हिसाब से ये जो लेजिटिमेशन है या फिर एक इलेजिटिमेट को लेजिटिमेट चाइल्ड बनाने का तरीका है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक फेमस केस आता है मोहम्मद अलाहाबाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल का। तो ये जो केस है यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये लीडिंग केस है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी के ऊपर, तो इसको आप पढ़ सकते हो। अब देखिए जो एक्नॉलेजमेंट है, ये जो एक्नॉलेजमेंट की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा जाके कि हाँ मैं इसका फादर हूँ, ये दोनों तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो ए पर्सन जो है वो इधर एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दे कि वो उसका फादर है उस बच्चे का, या फिर अपने तरीके से, इस तरीके के बिहेव से, कंडक्ट से बता दे कि हाँ मैं इसका फादर हूं। तो ये तरीका है कि जिस तरीके से एक बच्चे की इलेजिटिमेसी को लेजिटिमेसी बनाई जा सकती है, अगर वो सही तरीके से, मतलब कि जो हस्बैंड वाइफ है उन्हीं का बच्चा है, लेकिन उस वक्त ये प्रूव नहीं हो रहा था कि जिस वक्त वो बच्चा हुआ उस वक्त उनकी शादी हुई थी या कंसेप्शन हुआ था, तो वहां पे उसको लेजिटिमेसी उसकी एक्सेप्ट की जा सकती है, पैटर्निटी बनाई जा सकती है। अब देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट के अंदर आनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पे पैटर्निटी एक्सेप्ट की जाती है। क्या? कि जो एक्नॉलेजमेंट की जा रही है वो किसी ऐसे बच्चे के लिए ना की जा रही हो जहाँ पे इलिशिएट इंटरकोर्स से जो बच्चा पैदा हुआ, जो जिना से पैदा हुआ हो, ठीक है, एडल्ट्री से पैदा हुआ हो। दूसरी बात कि जो बच्चे की पैटर्निटी है वो अनसर्टेन हो एक्नॉलेजमेंट से पहले, एक्नॉलेजमेंट के बाद वो सर्टेन हो जाए। और जो व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, जो अपने आप को एज अ फादर कंफर्म कर रहा है फादर चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर, वो इक्वल एज का ना हो या फिर उससे यंगर ना हो जिस व्यक्ति की एक्नॉलेजमेंट वो ले रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर एक बारी कोई व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट दे देता है पैटर्निटी की कि हाँ मैं इसका फादर हूं, अब वो एक्नॉलेजमेंट क्या है? इररिवोकेबल है। अब उससे कोई मना नहीं कर सकता, उसको रिवोक नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके कुछ लीगल इफेक्ट होते हैं। मान लीजिए अब किसी व्यक्ति ने बोल तो दिया कि मैं इसका फादर हूं और वो उसने इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट कर ली, अब इसके लीगल इफेक्ट्स क्या आएंगे? तो अब वो जो है लेजिटिमेट इशू बन जाएगा उस एक्नॉलेजर का जिसने पैटर्निटी बोली है कि अब ये इसका लेजिटिमेट बेटा है या बेटी है, और जो भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर राइट होंगे इनहेरिटेंस के, वो सब जो है आ जाएंगे फादर मदर के। जो भी फादर मदर की प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर इनहेरिटेंस के राइट अब उस बच्चे के पास आ जाएंगे। और ये जो एक्नॉलेजमेंट की चाइल्ड की, ये लॉफुल मैरिज को भी एस्टेब्लिश कर देगी कि जो बच्चे की माँ है और जो फादर है उनके बीच में लॉफुल शादी हुई थी, और जो बच्चे की माँ है उसको लॉफुल स्टेटस मिल जाएगा वाइफ का, ठीक है। अब ये जो है हमने एक्नॉलेजमेंट और पैटर्निटी की बात कर ली, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अब हम लास्ट के दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वक्फ और एंडोमेंट्स। वक्फ का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चैरिटी करते हैं, मतलब कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर देते हो किसी चैरिटेबल, स्पिरिचुअल, पायस, रिलीजियस पर्पस के लिए, कि वो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हो, ठीक है,
पूरी दुनिया के अंदर, मतलब कोई भी कहीं भी का भी व्यक्ति आके उसको यूज करे चैरिटेबल, स्पिरिचुअल, पायस या रिलीजियस पर्पसेस के लिए। तो वो क्या है, अपने आप में क्या कहलाती है, चैरिटी कहलाती है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर अगर एक वक्फ जो होती है वो क्या होती है, रिलीजियस या पायस ऑब्लिगेशन होती है। मतलब कि आपको वक्फ जो है वो क्यों करनी है, क्योंकि ये आपकी रिलीजियस या पायस ऑब्लिगेशन है, आपकी धर्म ने आपको बोला है इस तरीके की चीज़ करने के लिए। तो वक्फ का मतलब होता क्या है, वक्फ का अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम देखें, जिसको हम वक्फ ऐसे भी लिख सकते हैं और वक्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हो, डिटेन कर लेते हो, रख लेते हो, ठीक है। अब क्या करते हो उसको डिटेन करके कि उसमें से जो भी इनकम आएगी ना वो हमेशा ही अवेलेबल रहेगी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। जो भी उसमें से इनकम आती रहेगी उस प्रॉपर्टी में से, उसको आप रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज करोगे। और अगर एक बार आपने वक्फ बना दी, एक बार आपकी प्रॉपर्टी वक्फ में आ गई, तो अब वो हमेशा के लिए उसके अंदर आ जाती है। बाद में वो फिर नॉन ट्रांसफरेबल होगी कि आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो वक्फ की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। इसने क्या बोला था, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में क्या बोला था, वक्फ मींस परमानेंट डेडिकेशन, मतलब कि आप परमानेंटली डेडिकेट कर रहे हो बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग मुसलमान फेथ। कोई व्यक्ति जो मुसलमान फेथ को फॉलो कर रहा है वो किसी चीज को परमानेंटली डेडिकेट कर देता है, किसी प्रॉपर्टी को, फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज बाय द मुसलमान लॉ, किसी भी पर्पस के लिए जो कि मुसलमान लॉ ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया था कि वक्फ का मतलब ये होता है। तो अगर हम ये जो भी हमने बात पढ़ी इसको अगर हम एनालाइज करें और एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स देखें वक्फ के, तो क्या होगा कि एक तो सबसे पहली बात, वक्फ के अंदर परपेचुटी होगी। क्या होगी, परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब क्या होता है कि वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए हो जाएगी। मतलब कि कोई भी समय सीमा तय नहीं होगी कि इतने साल के लिए इस प्रॉपर्टी को रिटेन किया जाए, वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए हो जाएगी। अब कोई समय सीमा नहीं है, हमेशा के लिए वो उस पर्पस के लिए यूज होगी, कोई लिमिटेड पीरियड नहीं होगा। दूसरी बात, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब एक बार वक्फ को आपने क्रिएट कर दिया तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, गॉड की हो गई। आपने उसको गॉड को ऑनरशिप दे दी, अब वो नॉन ट्रांसफरेबल हो गई और अब आप उसको आप किसी को नहीं दे सकते। तीसरी बात, इररिवोकेबिलिटी, एक बार आपने अगर वक्फ को बना दिया अब उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ में दे दी अब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, अब वो भगवान की हो गई, गॉड की हो गई। चौथी बात, एब्सोल्यूटनेस। चौथी बात क्या आती है, एब्सोल्यूटनेस, कि जो प्रॉपर्टी की सेटलमेंट है वो कैसी है, अनकंडीशनल है और एब्सोल्यूट है। आप कोई कंडीशन लगा के इस तरीके की कोई चीज करके प्रॉपर्टी को वक्फ में नहीं दोगे, चैरिटी नहीं करोगे, वो एब्सोल्यूट होगी। अगर आप कोई कंडीशन लगाते हो, कोई कंटिंजेंट वक्फ बनाते हो, तो वो अपने आप में क्या है, वॉइड है, वो वक्फ मानी नहीं जाएगी। पांचवी बात, अब ये जो यूज होगा इसका, वो कैसा यूज होगा, रिलीजियस या चैरिटेबल यूज होगा। जो वक्फ यूज की जाएगी वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज की जाएगी। मतलब जो भी उसमें से इनकम आएगी, जो भी बेनिफिट्स आएंगे उस प्रॉपर्टी में से, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पसेस है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, उसी के लिए यूज की जाएगी। अब वक्फ किस तरीके से क्रिएट होती है, तो मुस्लिम लॉ ने कोई भी तरीका प्रेस्क्राइब नहीं किया कि किस तरीके से वक्फ को आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये वक्फ जो होती है वर्बल और राइटिंग दोनों ही तरीके से क्रिएट की जा सकती है। तो वक्फ किस किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, चार तरीके हैं। चार तरीके क्या हैं, बाय एन एक्ट इंटर वाइवोस, जीवित व्यक्ति के बीच में आप कर सकते हो, जहां पे जीवित व्यक्ति दे देता है। सेकेंड, आप किस तरीके से कर सकते हो, विल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, विल में लिख के चले गए उससे हो जाएगी। या फिर मर्ज उल मौत, जब किसी व्यक्ति मतलब कि ऐसी हालत में होता है कि उसकी डेथ होने वाली है, उस वक्त अगर वो कोई चीज़ इस तरीके से दे देता है इलनेस के अंदर, जब बिल्कुल वो मरने वाला है, डेथ बेड के ऊपर है, तो उस वक्त भी वो इस तरीके से दे सकता है। या फिर बाय इमेमोरियल यूजर, ठीक है। तो ये चार तरीके से दी जा सकती है। और
अगर आप वक्फ की क्लासिफिकेशन करोगे तो ये दो तरीके से कैटेगराइज की गई है। दो तरीके की कौन सी होती है, एक पब्लिक वक्फ होती है, एक प्राइवेट वक्फ होती है। तो ये आपको वर्ड नाम से पता चल रहा है कि जो रिलीजियस इंडोमेंट्स की जा रही हैं या मतलब कि वक्फ दी जा रही है कैसी है, या तो ये पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रही है वो पब्लिक वक्फ होगी, जो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है वो प्राइवेट वक्फ होगी। अब यहाँ पे वक्फ के अंदर हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुतावली। मुतावली का मतलब क्या होता है, डबल एल आता है मुतावली। मुतावली जो होता है ना, जो भी ये जो वक्फ है जो बनाई गई है, इसका जो मैनेजर होता है, जो इसको देखभाल करता है, जो इसको संभालता है, या आप बोल सकते हो जो इसका सुपरिटेंडेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुतावली बोलते हैं। तो जो भी इसके राइट्स वगैरह होते हैं ना, मतलब कि वैसे तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, गॉड की हो गई, राइट ऑफ ओनरशिप किसके पास चला गया, गॉड के पास चला गया। और जो मुतावली होता है इसके पास कोई भी इस तरीके का राइट नहीं होता कि उसको आगे वो कुछ भी करे या कुछ भी करे, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या राइट होता है, मुतावली के पास उसकी देखभाल करेगा। जैसे उसको जो भी चीज़ें करनी है, ठीक करानी है, जो भी चीज़ आगे करनी है, उसको मैनेज करना है, किस तरीके से रखना है, जो भी करना है वो मुतावली करेगा। वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी गॉड की है, लेकिन उसका मैनेजर कौन है, मुतावली है, जो व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। अब देखिए मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट्स को अगर हम देखें ये क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से मॉस्क बनाए जाते हैं। एक होते हैं पब्लिक मॉस्क, एक होते हैं प्राइवेट मॉस्क। मॉस्क का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। जो पब्लिक मॉस्क होते हैं वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे किसी भी सेक्ट का, किसी भी सब सेक्ट का, जितने हमने स्कूल्स वगैरह पढ़े ना, कोई भी मुस्लिम आएगा अपनी जो प्रेयर हैं आके कर सकते हैं, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, अकेले आके भी कर सकते हैं और जब एक साथ सब कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो किसी भी मुस्लिम को वहां पे आने से, उस पब्लिक मॉस्क में आने से रोका नहीं जा सकता ये बोल के कि ये इस पर्टिकुलर सेक्ट का है या ये इस पर्टिकुलर स्कूल का है। तो इस तरीके से नहीं बोला जा सकता कि ये शिया मॉस्क है या ये सुन्नी मॉस्क है या फिर ये किसी पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम के लिए कोई रिजर्व की गई है, ऐसे नहीं हो सकता। पब्लिक मॉस्क जो होती है वो पब्लिक के लिए डेडिकेट की गई होती है, मतलब कि वो भगवान की प्रॉपर्टी है, उसमें आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए हर एक मुस्लिम, चाहे वो किसी भी स्कूल का है, किसी भी सेक्ट का है, वो एक पब्लिक मॉस्क के अंदर आके अपनी जो प्रेयर्स हैं, जो भी सेरेमनीज परफॉर्म करनी होती है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकता है। तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट मॉस्क होती हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी मॉस्क को आप पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए आप रिजर्व कर लो, लेकिन एक प्राइवेट वक्फ बनाई जा सकती है किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए, कि सिर्फ इस फैमिली के या इस ग्रुप के लोग, जैसे ये 4-5 लोग जो हैं इस ग्रुप के, यही सिर्फ आके यहाँ पे अपनी प्रेयर्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। जैसे किसी कोई व्यक्ति अपने घर में मॉस्क बना लेता है, ठीक है, तो वो फिर वो ऐसे थोड़ा ना कि पब्लिक में किसी को भी आके वहाँ पे आके प्रेयर करने देगा, तो वो अपनी फैमिली को ही अलाउ करेगा वहाँ पे। तो जब किसी के घर वगैरह में इस तरीके से बना लेता है तो फिर वो बाहर के किसी व्यक्ति को एंट्रेंस अलाउड नहीं करेगा, जनरल पब्लिक को, तो वो फिर प्राइवेट मॉस्क के लिए कही जाती है। और अगर वो इस तरीके की कोई मॉस्क बनाता है तो वहाँ फिर पब्लिक की एंट्री अलाउड नहीं होती, ठीक है। जनरली कौन सी मॉस्क बनती है, पब्लिक मॉस्क बनती है। तो कोई व्यक्ति अपने घर पे मॉस्क बना लेता है तो उसको हम प्राइवेट मॉस्क बोलते हैं, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए यूज करेगा। वहाँ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये शिया के लिए बनाई या सुन्नी के लिए बनाई, वो फैमिली के लिए बनाई, ये जनरल के लिए बनाई, सभी मुस्लिम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इतना ही है मुस्लिम लॉ के लिए। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है अपने कवर किए हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको भी मुस्लिम लॉ का पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।